very, very superb. Good morning. Let me quickly check. Are we live? एक बार मुझे चेक कर लेने देंगे बच्चों, क्या मैं लाइव हूं? Yes, 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 we are live. A very, very, very good morning, good morning, good morning. आ जाएंगे सभी बच्चे. Good morning, ma'am. Good morning, everybody, and a warm, 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 warm welcome to the first class of audit. आ जाइए. जय जिनेंद्र मैडम. ओहो मैम, we are back after law. चलो लॉ पढ़ रहे हो ना क्या? लॉ भी भूलना नहीं है. आ गए मैम. चलो आ जाओ. जय श्री राम. अरे दिन की अच्छी शुरुआत. गुड मॉर्निंग बेटा जी. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. अरे वाह, सुप्रभात. हेलो मैम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं. आई होप आप लोग भी बिल्कुल बढ़िया हैं. और फाइनली तुम्हारी जर्नी यहां तक पहुंच गई है कि तुम ऑडिट का सब्जेक्ट आज चालू कर रहे हो, ग्रुप 2 का. हाँ, ग्रुप 1 खत्म हो गया है आप लोगों का. ग्रुप 1 हो गया है, टाटा बाय बाय. ग्रुप 1 की पढ़ाई हो गई है खत्म. अब स्टार्ट करेंगे ग्रुप 2 में नए सब्जेक्ट्स. कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, FM, SM बहुत ही तगड़े तरीके से पढ़ने वाले हैं. हाँ, रवि कह रहे हैं मैडम जूम मीटिंग मस्त थी आपकी. थैंक्स बेटा, थैंक्स. करते हैं, चलिए एक आध दिन में करते हैं. जीवन छपैक. अच्छा चलिए जी, आ जाएंगे. चलो जी बच्चे लोगों, बहुत ही उत्सुकता के साथ ऑडिट का सब्जेक्ट चालू करेंगे अपने. तो सबसे पहले मैं तुमको बताती हूँ, एक सीए की लाइफ में, मतलब पूरी लाइफ, मतलब जो जर्नी होती है ना सीए बनने की जर्नी, पहले फाउंडेशन, फिर इंटर, फिर फाइनल. पहले हमारे टाइम पे क्या होता था ना, अगर हम इंटरमीडिएट का एक ग्रुप क्लियर कर देते थे ना, तो हमारी आर्टिकलशिप चालू हो जाती थी. अब आपके केस में रिफॉर्म आ गया है. हमें ऐसा होता था कि एक ग्रुप क्लियर कर दिया इंटर का तो मतलब आर्टिकलशिप चालू. तो उस समय सोचो, हमारा एक ग्रुप क्लियर हुआ होता था और फर्स्ट ग्रुप में ऑडिट का सब्जेक्ट होता नहीं था, ग्रुप 2 में होता था. तो हम एक ग्रुप क्लियर करके अपनी आर्टिकलशिप चालू कर देते थे. फिर जब हम क्लाइंट प्लेस पे जाते थे ना ऑडिट करने के लिए, तो हमको सब क्या बोलते थे? सीए साहब, या फिर मतलब रिस्पेक्ट देते थे क्या कि मैम बोल के बात करना है. मतलब जैसे अब जब है, उम्र कितनी थी हमारी, वही 19-20 साल की उम्र है, और किसी क्लाइंट प्लेस पे बड़े से हाई फाई ऑफिस में जा रहे हैं, कोई अच्छे क्लाइंट प्लेस पे अगर चले गए, तो सामने से क्लाइंट क्या बोलता था? सामने से क्लाइंट बोलता है कि मैम इसको ऐसे कर ले क्या, मैम इसको ऐसे कर ले क्या. तो मैम बोल दिया, मतलब इतना बड़ा आदमी हमें मैम बोल रहा है. तो एक अलग सेंस ऑफ क्या आती थी, प्राइड फील होती थी. मतलब अपोनिच भगवान है, मतलब जो है मैं हूं. मतलब सोच 18 वो उम्र में अगर आप लोगों को कोई मैम बोल दे या सीए साहब बोल दे, तो फिर कैसा फील होता था? मतलब ऐसा लगता था ओहो हो, बस टाई लगानी बाकी है और टाई ऐसे करके बस आगे बढ़ना है. ऐसा फीलिंग आता है. तो बेटा आपकी लाइफ में ना, जब आप ऑडिट करने जाओगे, तो एक जो फीलिंग होगी ना, वो अलग होगी. ट्रस्ट मी, आप सबके लिए, चाहे आप एक स्मॉल साइज से करो अपनी आर्टिकलशिप, चाहे मीडियम साइज फर्म से करो या बिग 4 से करो. बिग 4 से करोगे तो ऑफकोर्स थोड़ा हैन तैन ज्यादा होता है बिग 4 में. बाकी मीडियम और अगर स्मॉल से भी करते हो ना, तो जो रिस्पेक्ट तुमको मिलती है जब तुम ऑडिट्स पे जाते हो, और जो सामने वाला क्लाइंट तुमको रिस्पेक्ट देता है, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन. ऐसा लगता है भाई, मतलब बस अब जीवन में जो प्राप्त होना चाहिए था वो सब प्राप्त हो चुका है. अब खुशी खुशी निकल सकते हैं यहां से. ऐसा फील होता है, मतलब क्रेजी फील होता है. ठीक है ना? तो एकदम ऐसा, मतलब अलग ही तुमको फील होगा कि मतलब पता नहीं क्या तीर मार चुके हो तुम लाइफ में, और बस यही था जो था, यही जिंदगी है और यही है. तो ऐसा एक अलग सा एक फीलिंग आता है. क्योंकि सोचो ना, उस समय तुमको रिस्पेक्ट तो मिली भी नहीं होती. फिर तुम जो एकदम से जा रहे हो और सब तुमसे पूछ रहे हैं कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, इसको कैसे कर ले, उसको कैसे कर ले, तो अलग ही एक मतलब वाव टाइप फीलिंग आती है. फिर आपको ऐसा लगता है बस हो गया, बस जीवन इतना ही था मेरा, अब ये खत्म हो चुका है. चलो, तो बहुत ही मजा आएगा तुम लोगों को जब तुम ऑडिट पे जाओगे. और आज उसी सब्जेक्ट को, अब तुम लोग के लिए तो थोड़ा सिनारियो चेंज हो चुका है. पहले आप लोग ग्रुप 1 देंगे एंड ग्रुप 2 दोनों क्लियर करेंगे, फिर आपकी आर्टिकलशिप चालू होगी. तो तुम ऑडिट में क्या करोगे वो इस सब्जेक्ट में तुम सीखोगे, है ना? बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, काफी इंटरलिंक्ड सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट. क्योंकि आज पहली क्लास है तो मैं आपको थोड़ा ओरिएंटेशन देती हूँ ऑडिट के सब्जेक्ट का. बेटा ये पता कैसे है, ये सारा ऐसा इंटरलिंक्ड है, ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा इंटरलिंक्ड है.
कहीं से अगर तुम्हारी कंसंट्रेशन हटी मतलब दुर्घटना घटी, ऐसा सब्जेक्ट है। मतलब और पता है ये एकदम कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है, प्योर लॉजिक और प्योर कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है। मतलब इसमें एकदम आपको लॉजिकली सोचना है कि सोचो तुम, बस मैं तुमको इमेजिन कर, तुमको बहुत सारी चीजें इमेजिनेशन से समझाने वाली हूं मैं कि देख सोच, तू ऐसा सूट बूट डाल के ऐसा ब्लेजर वेजर डाल के ऑडिट करने जा रहा है और ये चेक कर रहा है, सोच तू क्या करेगा। तो इट्स ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक एंड इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। मजा आएगा, ठीक है। मैम मेरे फ्रेंड 4 स्टेट्स घूमकर आ गए। अरे बढ़िया, यहाँ आउट स्टेशन ऑडिट जाने मिलता है तो बढ़िया। मैम लड़कियां भी रहती है क्या ऑफिस में? बेटा वो तेरे लक पे है। क्या कौन पूछ रहा है मुझसे ये है? जीतू, लड़कियां भी रहेगी क्या ऑफिस में? अब तेरे लक पे है भाई, देख ले, मुझे नहीं पता। अब तेरा लक होगा तो हो सकता है, अब नहीं हुआ तो मैं क्या बोलूं रे। ऐसा कोई गारंटी, देखो अभी इस बात को तुम्हें मैं ऐसा कोई गारंटी नहीं दे रही, मैं कोई ऐसा गारंटी नहीं देती हूँ। आ जाओ चलो। मैम आपका ट्रिप कैसा रहा? बढ़िया था। चलिए जी, तो ओरिएंटेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएं और अब हम बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट को हम हैंडल कैसे करेंगे। 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है मैडम, आप इसे हमें क्या करवाओगी, कैसे करवाओगी, कितना करवाओगी और क्या तरीका रहेगा पढ़ाई करने का, वो अपने डिस्कस करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे। तो तुम लोगों को कोई भी दिक्कत होएगा तुम मेरे को पूछोगे कि मैडम ये कैसे कराओगी, वो कैसे कराओगी, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। आज ओरिएंटेशन क्लास है और आज हम ऑडिट का मतलब भी सीखेंगे और आज हम ये भी सीखेंगे कि ऑडिट क्यों की जाती है, ठीक है। चलो ओके, चलो ओके ओके, थैंक्स बेरा। चलो आ जाओ। ओके, हर्ष कह रहा है हरियाली रहनी चाहिए ऑफिस में, बहुत बातें हो रही है हरियाली रहनी चाहिए। और अगर तुम्हारे प्रिंसिपल तुमको कांटे जैसा मिल गया ना, कैक्टस मिल गया ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हरियाली रहनी तो चाहिए। अब हरियाली के रूप में अगर प्रिंसिपल कैक्टस मिल गया ना बेटा, तो दिक्कत हो जाएगी। देख, तो इतनी ज्यादा हरियाली भी तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है बेटा, है ना। अच्छा चलो ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं मैडम। ओके ओके ओके, चल। तो मैडम हम ऑडिट के 100 मार्क्स के सब्जेक्ट को किस तरीके से डील करने वाले हैं। बेटा ये प्यारा सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें काफी सारी चीजें आप सीखने वाले हो। इट्स अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट और काफी सारी चीजें आप सीखेंगे, है ना। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए नए होंगे। देखो अकाउंट्स आप फिर भी पढ़ चुके थे 12वीं क्लास में या बीकॉम में, जैसे भी आप पढ़ चुके थे, वैसे ही थोड़ा थोड़ा नंबर्स के साथ आप कॉस्ट में डील करते हो, सेम नंबर्स वगैरह हैं। अब ये जो ऑडिट है ना, इसमें कंप्लीटली नई तरीके से अप्रोच है, नई तरीके से सोचना है। और आप कभी ऑडिट किए नहीं हो तो आपके लिए बहुत मजेदार रहेगा। और आपको ना क्वेश्चंस भी पूछने हैं, मतलब आप लोगों को एक ऑडिट का सब्जेक्ट अपने एक्साइटमेंट से पढ़ना है, एकदम कॉमन सेंस से, एकदम लॉजिक से। तो बेटा सबसे पहला फोकस अपनी क्लास में अपना किस चीज पे रहेगा? सबसे पहला फोकस अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे रहेगा, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट इज द किंग। थ्योरी सब्जेक्ट में ना बेटा कॉन्सेप्ट इज द किंग। कॉन्सेप्ट समझ में आया ना तो मतलब बढ़िया, मतलब उससे ऊपर कुछ भी नहीं। तो कॉन्सेप्ट इज द किंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भरपूर होनी चाहिए। उसके साथ अपने जब ऑडिट पढ़ेंगे ना तो इंटरलिंकिंग के साथ पढ़ेंगे, एक चीज दूसरी चीज से कैसे लिंक्ड है, इंटरलिंकिंग के साथ अपने इसको पढ़ने वाले हैं। तीसरा, क्योंकि थियरी है तो देखो पॉइंट्स तो ज्यादा रहेंगे, है ना। तो उसके लिए मैं आप लोगों को 2 तरीके के मेमोरी टेक्निक्स दूंगी। मेमोरी टेक्निक्स भी आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। मैडम क्या मेमोरी टेक्निक्स? बेटा एक तो आपके लिए ना स्टोरी मेमोरी टेक्निक रहेगा कि मैं तुमको ना एक चीज इमेजिन करवाऊंगी कि सोच तुम ऐसे एंटर कर रहे हो, सोच तुमने ऐसा किया। तो कुछ मेमोरी टेक्निक्स आपकी स्टोरी बेस्ड रहेगी और कुछ अप्पा डप्पा चप्पा रहेगी, मतलब ए फॉर ये बी फॉर ये, बट वो बहुत कम प्रेफर करती हूँ। देखो मेरे को ऐसा लगता है ना, ये जो नंबर वाली जो क्रंच वाली मेमोरी टेक्निक होती है ना, जैसे मैं आपको लेटर्स दे दूं, ये मेमोरी टेक्निक है रेनबो, आर फॉर ये, ए फॉर ये, आई फॉर ये, एन फॉर ये। बेटा ये मेमोरी टेक्निक्स ज्यादा दिन तक याद नहीं रहती, तो मैं ट्राई करती हूँ कि इन मेमोरी टेक्निक्स को हम कम यूज करें और जितना हो उतना लॉजिक बेस्ड ज्यादा हो, ठीक है। क्योंकि फिर वो आर फॉर क्या था वो नहीं याद रहता एग्जाम में। तो ज्यादा बेसिस अपने स्टोरी को एम्फोसिस देंगे ताकि सारी चीजें याद रहे तुम्हें। तो कुछ वैसी भी होगी और कुछ स्टोरी मेमोरी टेक्निक भी होगी, ठीक है। ओके मैडम, आगे बढ़ते हैं मैडम, और बताइए नेक्स्ट पॉइंट क्या है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है, अब आपके साथ बुक्स कौन कौन सी शेयर की जाएगी, है ना मैडम? आप हमें कौन कौन से बुक्स के साथ पढ़ाने वाले हो और क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाए जाएंगे? तो बेटा आपको ना एक बुक तो मैं शेयर करूंगी जो कि आपका ऑडिट का मेन बुक रहेगा, है ना, मेन बुक ऑफ ऑडिट, जिसमें से अपने ऑडिट पढ़ेंगे, जो आपकी स्टडी मटेरियल की 100% चीज इस मेन बुक के अंदर कवर्ड है। बढ़िया बुक होने वाली है, मेन बुक आपकी इंटरेस्टिंग, कलरफुल, मजेदार बुक है, ठीक है, ओके। दूसरी बुक जो आपके साथ शेयर होगी ना, वो आपके साथ शेयर होने वाली है एमसीक्यू बुक, जिसमें ना एमसीक्यूज होंगे, बहुत सारे चैप्टर्स के, बहुत सारे पास्ट पेपर्स के, आरटीपीज के, एमटीपीज के एमसीक्यूज होंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होंगे जो आप इस बुक में करेंगे। नेक्स्ट आपके साथ जो बुक होने वाली है ना शेयर, वो होगी डिस्क। ये तो दोनों प्रिंटेड फॉर्म में होगी, ये दोनों बुक आपकी प्रिंटेड फॉर्म में आपको दी जाएगी, ठीक है। एक बुक आपके साथ शेयर की जाएगी जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, मतलब आरटीपीज के, एमटीपीज के, इन टॉपिक्स में से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बुक आपको दी जाएगी। और ये बेटा प्रिंटेबल फॉर्म में होगी, मतलब मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर करूंगी जिसे आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बुक आपकी एक पीडीएफ बुक होगी जिसको आपको सेल्फ प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों प्रिंटेड फॉर्मेट में होगा। एंड इसके साथ साथ दो और चीजें आपको मिलेगी। इसके साथ साथ बेटा आपको एक मिलेगी ऑडिट की समरी बुक। मैडम ये समरी बुक क्या होगी? बेटा समरी बुक के दर्शन आपको थोड़ी देर में करवाऊंगी। ये बुक आपको ऐप के ऊपर एक्सेस करने के लिए मिल जाएगी। आपको फटाफट, तुम ट्रेन में हो, तुम बाहर हो, तुम बैठे हो, तुम रात को, फटाफट तुमको जब रिवाइज करना होगा ना, पूरे के पूरे चैप्टर इस समरी बुक से तुम आधा आधा घंटा में रिवाइज कर पाओगे। इतनी तगड़ी समरी बुक है। एक बार मैं आपको यहाँ पे समरी बुक भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये आपको ऐप के ऊपर मिलने वाली है। ये आपकी समरी बुक। इस समरी बुक में हर चीज है। इस समरी बुक में हर एक चैप्टर, जैसे ये एक चैप्टर है, पूरे चैप्टर समराइज्ड फॉर्म में, चार्ट, एक तरीके से चार्ट बुक बोल सकते हो। ये एक तरीके से ऑडिट की क्या है बेटा, चार्ट बुक। इसमें सारी चीजें चार्ट के रूप में आपके लिए बनी हुई रहेगी। तो कभी भी आपको क्विकली रिवाइज करना है तो आप कर सकते हो। एक एक चैप्टर 7-8 पेजेस के अंदर समअप हुआ है, एक्सेप्ट 2 चैप्टर जो थोड़े बड़े हैं। अदरवाइज सारे चैप्टर्स में 8-9 पेजेस हैं। तो 8-9 पेजेस में क्विकली जब भी रिवाइज करना हो तो कभी भी ऐप के ऊपर इस बुक को खोल लेना, और उससे आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को ऐसा मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स तो हो सकता है इतने बढ़िया हो, इतने छोटे हैं जो आप लोग आधा आधा पौना घंटा में रिवाइज कर लेंगे। उसके साथ आप मेरे साथ ऑडिट में बनाने वाले हो हैंड रिटन नोट्स। क्या बनाओगे? हैंड रिटन नोट्स। तो अभी से आई डोंट नो आज आप एक कॉपी खरीद के लाए हो कि नहीं। एक मोटी कॉपी, कम से कम 400 पेज की एक कॉपी, A4 साइज वाली, ऐसा 400 पेज की नहीं भी मिले तो ठीक है, अब जो अवेलेबल हो, मतलब इस तरीके की एक नोटबुक। ये कितने पेजेस की है पता नहीं मुझे, अब यहाँ लिखा नहीं है रे, क्या लिखते नहीं है ये लोग, हैं क्या ये? हाँ, A4 साइज देख लो, A4 साइज नोटबुक आप खरीद के रखोगे जिसमें कम से कम यार 250 पेज तो हो कम से कम। और बड़ी नोटबुक खरीदना, ऐसा छोटा मोटा नोटबुक नहीं, A4 साइज बड़ा नोटबुक खरीदना। और मैं आपको एक चीज बोलती हूँ बेटा, अगर आपको ऐसा नोटबुक मिले ना, मतलब ऐसा बाइंडिंग वाला, ऐसा वाला जिसमें ये बाइंडिंग होती है इस तरीके की, तो ऐसा खरीद के रखना। इससे क्या होता है, आपके पेजेस कभी भी फटते नहीं है, नहीं तो वो बार बार खोलोगे ना वो फट जाएगी। तो ऐसा जिसका स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो, इस तरीके की बुक रखना, ठीक है, ओके। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मैं 12वीं क्लास के बच्चों को चीजें बता रही हूँ, बट पता होनी चाहिए ना। 300 अप्रॉक्स है तो 300 ले लेना यार, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो समरी बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी ना, ये ऐप के ऊपर पीडीएफ फॉर्म में दी जाएगी, मतलब आप ऐप के ऊपर समरी बुक को एक्सेस कर सकोगे। लेकिन आपको ये जो समरी बुक में सारी चीजें लिखी हुई है, ये मैं आपको हैंड रिटन नोट्स में लिखवाने वाली हूं। मतलब आप मेरे साथ समरीज क्लास में बनाओगे। देखो, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं लॉ में नहीं लिखवाती हूँ। लॉ के अंदर हर सेक्शन में समरी में डाल के रखती हूँ, क्योंकि लॉ में जरूरत नहीं है समरीज लिखने का, क्योंकि मैंने अपने बुक में ही डाली हुई है। हालांकि यहां पे भी मैं आपको समरी दे रही हूं, लेकिन पता है हैंड रिटन नोट्स आप क्लास में मेरे साथ बनाओगे। हैंड रिटन नोट्स क्या होंगे बेटा? आपके खुद के नोट्स जो आप खुद अपने हाथ से मेरे साथ बनाओगे। तो हैंड रिटन नोट्स के बहुत फायदे होंगे ऑडिट के सब्जेक्ट में। ऑडिट में मैं बेटा आपको हैंड रिटन नोट्स क्यों बनवाती हूँ?
एक तो आपकी जब रिवीजन करोगे ना तो आपको ऑडिट के सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। जब आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स, मतलब सब्जेक्ट आपको पानी पानी हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा जब आप खुद के हैंड रिटन नोट से रिवाइज करोगे। ये तो हो गया पॉइंट ए। पॉइंट टू क्या है बेटा, जब आप हैंड रिटन नोट से पढ़ते हो ना तो उससे एक और फायदा मिलता है। क्या? आप जब हैंड रिटन नोट्स बनाओगे ना तो आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं वो समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन हैंड रिटन नोट्स में मैं आपको सारे कीवर्ड्स लिखवाऊंगी कि आप कभी भी एक आंसर्स को लिखोगे, कोई भी आंसर लिखोगे तो उसको कैसे फ्रेम करना है, उसके सारे कीवर्ड्स आपके हैंड रिटन नोट्स में होंगे, तो आपको आंसर लिखने में बहुत इजी हो जाएगा। एंड तीसरा बेनिफिट होता है हैंड रिटन नोट्स का कि ये आपके खुद की हैंड राइटिंग में होते हैं, तो आपको हमेशा मोर विलिंगनेस रहती है पढ़ने की। मतलब मुझे एक बात बताओ, खुद की हैंडराइटिंग में जब आप नोट्स बना लेते हो ना, ज्यादा विलिंगली आप पढ़ते हो उन नोट्स से। देखो, अगर तुम किसी दोस्त का कॉपी करके ले आए, किसी दोस्त का नोट्स कॉपी कर लिया, ऐसा मत करना बस। इससे तुम्हारा दिल टूटेगा और मेरा भी दिल टूटेगा, क्योंकि मैं बहुत चीजें लिखवाने वाली हूं। फिर तुम बोलोगे मैडम यार क्या। तो बेटा देखो, तुमको है ना विलिंगली सारी चीज अगर करनी है ना तो खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, और मैं लिखूंगी ना तुम्हारे साथ, तुमको अकेले नहीं लिखना है, मैं तुमको लिखवाऊंगी, कीवर्ड्स लिखवाऊंगी और उसी से अपने रिविजन्स भी करेंगे। और ऊपर से अगर तुम्हारा कुछ लिखना रह जाता है क्लास में तो समरी बुक भी आपको अवेलेबल है, समरी से भी आप रिवाइज कर पाएंगे, तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। हाँ हाँ मिलता है। ठीक है, ये हुई ना बात। यस, ये हुई बात बिल्कुल। तो ये बेटा, ये हैंड रिटन नोट्स के फायदे रहेंगे। तो जैसे मैंने बोला, नोटबुक वोटबुक लेकर आ जाओ और पढ़िए। मैम यूनिट 7 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सीए फाउंडेशन कब कराओगे? बेटा ऑलरेडी वैष्णवी अपलोडेड है, और ये सीए फाउंडेशन की क्लास नहीं है वैष्णवी, दिस इज सीए इंटर का क्लास। ओके बेटा, चलो ओके। एंड मैम समरी नोट्स लैपटॉप वाले कहां से एक्सेस करेंगे? ऐप के ऊपर एक्सेस करेंगे। आपको समरी नोट ऐप के ऊपर मिलेगा, तो चाहे आप फोन से पढ़ रहे हो, चाहे आप लैपटॉप से पढ़ रहे हो, आप अपने ऐप के ऊपर एक्सेस कर पाओगे। चाहे लैपटॉप से कर लो, फोन से कर लो, एक ही बात है। ठीक है, कोई वो अलग बात नहीं है। ओके चलिए, ये तो आपका क्या रहेगा, हमारे पढ़ाने का तकनीक रहेगा कि हम कैसे पढ़ेंगे। दिस इज दी टेक्निक 100 मार्क्स के सब्जेक्ट को डील करने की। अब मैं आप लोगों को ना आपका थोड़ा सिलेबस दिखाती हूं। ठीक है, ये देखिएगा, किधर है किधर है। आपके सिलेबस में आप 11 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। ये है आपके 11 चैप्टर्स जिनको आप पढ़ोगे। इसमें से बेटा ब्लेंड है, कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, कुछ चैप्टर्स छोटे हैं, तो एक तरीके से ब्लेंड है चैप्टर्स का। लेकिन अपना जो एंड डेट रहेगा बैच का, वो रहेगा अगस्त का। तो जून जुलाई अगस्त 3 महीने का ये बैच रहेगा, और 3 महीने में बहुत ही धांसू तरीके से अगस्त एंड में बैच खत्म हो जाएगा। तो 3 मंथ्स में आपका ब्यूटीफुल तैयारी किया जाएगा, जिसमें आपके नोट्स भी लिखे जाएंगे। हर चैप्टर के बाद ऑडिट में स्पेसिफिकली हर चैप्टर के बाद आपको एक टेस्ट भी दिया जाएगा। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, तैयार हो जाना। एज सुन एज यू डू 1 चैप्टर विद मी, आप उसको मेरे साथ ही समरी बुक से रिवाइज भी करेंगे, और मैं आपको हर चैप्टर के बाद, मतलब बेसिकली आपके ऑडिट के अंदर 11 टेस्ट्स में लूंगी, क्योंकि हर चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट रहेगा। तो जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा, उसकी रिवीजन और उसका टेस्ट साइमल्टेनियसली होगा। बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे कि बाद में टेस्ट लेंगे, फलाना करेंगे, नहीं। टेस्ट साइमल्टेनियसली होंगे, और रोज आपको होमवर्क दिया जाएगा। रोज आपको होमवर्क दिया जाएगा। रुचि बेटा, समरी नोट्स ऐप के आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा समरी नोट्स का, तो आप समरी नोट्स को प्रिंट नहीं करा सकते। आपको तभी तो मैं हैंड रिटन नोट्स क्लास में बनवा रही हूं, ताकि तुम्हारे तुमको प्रिंट करवाने की क्या जरूरत है, तुमको लिखवा रही हूं ना मैं क्लास में लिख लो। वही समरी नोट क्लास में भी बनाएंगे अपने। ठीक है, और अगर आपका कुछ छूट जाता है या आपको समरी नोट से रिवाइज करना है तो ऐप पे कर सकते हो। तो सारी सुविधा तुमको दी गई है। ठीक है, ओके। तो बेटा 11 टेस्ट आपके होने वाले हैं ऑडिट के, तो ऑडिट एकदम क्रेजी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। हार्ड कॉपी वी वांट देन बेटा आर्यन, हार्ड कॉपी आपको लेना है तो समरी बुक का आप अलग से परचेज कर सकते हो। हार्ड कॉपी इस बैच में अवेलेबल नहीं रहेगा, हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है। आपको जैसे मैंने बोला, आपको 2 बुक्स प्रिंटेड फॉर्म में दी जाएगी, दैट इज मेन बुक एंड आपकी एमसीक्यू बुक। ये आपको दोनों दिया जाएगा। आपको समरी बुक ऐप के ऊपर एक्सेस करने के लिए मिलेगी।
ऐप के ऊपर इसलिए मिल रही है क्योंकि हम क्लास में भी समरीज बनाएंगे, हम क्लास में भी हैंड रिटन नोट्स बनाने वाले हैं, इसलिए आपको उसका प्रिंटेड फॉर्म नहीं मिल रहा, क्योंकि प्रिंट हम खुद करेंगे। क्योंकि पता है क्या होता है, क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को समरी नोट्स दे दूंगी ना, आप बहुत सारे बच्चे क्लास में हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे ही नहीं, तो लॉस आप ही का होगा। इसके लिए समरी बुक ऐप पे अवेलेबल है, जितना मर्जी चाहो उतनी मर्जी बार देखो, खोलो, रिवाइज करो, और क्लास में आप हैंड रिटन नोट्स मेरे साथ बनाएंगे। तो जो बेसिकली समरीज है वो हम क्लास में भी बनाने वाले हैं, चार्ट्स वगैरह सब क्लास में बनेगा, डोंट वरी, ठीक है, ओके। एंड आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बुक भी दी जाएगी। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, आरटीपी के, एमटीपी के, पास्ट पेपर्स के, हर चैप्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आपको सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है। चलो, ओके बेटा, ओके बेटा, ओके। तो ये आपका एक तैयारी रहेगा 11 चैप्टर्स की, जिस तरीके से हम ऑडिट को पढ़ने वाले हैं। ऑडिट एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है बेटा, है ना, तो आपको समझ समझ के पढ़ना है। मैं कहीं पे भी, है ना, आपको एक चीज बोलती हूं, कहीं पे भी डाउट होगा ना तो बिंदास डाउट को पूछने का, क्योंकि डाउट नहीं पूछोगे ना तो दिमाग में ना वो कॉन्सेप्ट अटक के रह जाता है। तो डाउट पूछना जरूरी होता है, और इनफैक्ट खुद से भी पूछना जरूरी होता है कि क्या मुझे समझा क्या। तो क्लास में अपने लिखेंगे तो और क्लैरिटी मिल जाएगी, लिखने से ना बहुत क्लैरिटी मिलती है, तो उस तरीके से अपने पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको अगर थोड़ा सा वेटेज बताऊं, मैम आई एम अटेम्प्टिंग फॉर सितंबर, शुड आई स्विच टू फास्ट ट्रैक क्लास? यू कैन स्विच अपूर्वा। अगर आप सितंबर में एग्जाम देना चाह रहे हो तो सितंबर फास्ट ट्रैक बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये बैच जनवरी वालों के लिए, अच्छा मैं ये चीज क्लियर कर दूं बेटा, ये बैच रेगुलर बैच है, और ये बैच उन सभी बच्चों के लिए है जो अपना अटेम्प्ट जनवरी में देना चाहते हैं। तो ये बैच की जो पेस है वो जनवरी के हिसाब से है, क्योंकि अगस्त एंड डेट है हमारा, ठीक है, ओके। अच्छा सारे बच्चे इधर आ जाओ, मैडम जरा हमें वेटेज बता दो। तो बेटा ये वेटेज है आपके एग्जाम में चैप्टर्स की, पर लेकिन मैं वेटेजेस पे बिलीव नहीं करती हूँ। ये तो हमारी समरी बुक है, एक मिनट, स्टार्टिंग में आप लोग को वेटेज के साथ लेके जाती हूँ। इस तरीके की आपकी वेटेज रहती है, मैंने आपके बुक में ये डाला है, तो ये वेटेज रहती है आपके चैप्टर्स की। अब लेकिन आपको कभी भी चैप्टर्स को वेटेज बेस्ड स्टडी नहीं करना है, कभी भी चैप्टर्स को वेटेज के हिसाब से नहीं करना। हर एक चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, और आपका इंस्टीट्यूट आपको कहीं से भी किसी भी कोने से सवाल पूछ सकता है ना। तो आपको तैयारी ऐसी करनी है कि कहीं से भी सवाल आ जाए, कैसे भी सवाल पूछ ले, आप उस सवालों के लिए तैयार रहो। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये एक तरीके से वेटेज है, लेकिन मैं इसको ज्यादा डिस्कस करना चाहती नहीं, क्योंकि ऐसा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर चैप्टर हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि उसमें से कुछ भी आ जाए आप उस पर आंसर कर सको, ठीक है। चलो, अच्छा कोई बच्चा बोल रहा है, सारे बच्चे फास्ट ट्रैक भी रेगुलर जैसा ही होगा क्या? बेटा फास्ट ट्रैक में आपको, अगर देखो, अगर कोई बच्चा यहाँ पे रेगुलर क्लास का है तो रेगुलर में सारे चैप्टर्स लाइव करवाए जाएंगे। फास्ट ट्रैक क्योंकि एंड डेट आपका जल्दी है, 3 चैप्टर्स आपके रिकॉर्डेड मोड में करवाए जाएंगे, तो 3 चैप्टर्स आपको फास्ट ट्रैक बैच में रिकॉर्डेड मोड में प्रोवाइड होंगे, तो वो आपको रिकॉर्डेड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक बैच में कुछ कंटेंट आपका रिकॉर्डेड भी रहेगा, क्योंकि एंड डेट हमारी बहुत जल्दी की है, 31 जुलाई की है। आपके फास्ट ट्रैक बैच में 3 चैप्टर्स रिकॉर्डेड रहेंगे। अगर आप फास्ट ट्रैक लेते हो तो आपका डिफरेंट एंटिटीज, दैट इज 9th चैप्टर, ऑडिट ऑफ बैंक ये वाला, मतलब 9th 10th ये दोनों चैप्टर्स, एंड आपका आइटम्स ऑफ एफएस, ये चैप्टर आपका रिकॉर्डेड मोड में रहेगा, बाकी आपका सारा लाइव रहेगा। उसके अलावा फास्ट ट्रैक बैच में सब कुछ लाइव रहेगा, ठीक है, ओके ओके। आई होप आपको, अगर आपको फास्ट ट्रैक बैच की जानकारी लेनी है बेटा, तो आप मेरे फास्ट ट्रैक बैच जो अभी अभी चल रहा है उसमें आप आ सकते हो, उसका पहला लेक्चर देख सकते हो, उसमें सारी बातें बताई गई है, ठीक है। अगर आप फास्ट ट्रैक वाले हो तो फास्ट ट्रैक की क्लास, पहली क्लास जाके देखना, उसमें फास्ट ट्रैक के बारे में डिटेल बताई गई है। ये अपनी रेगुलर बैच है, ठीक है। चलो ओके बेटा जी, तो चलिए जी, अब आपको कोई भी सवाल है क्या ऑडिट से लेके? मैम ऑडिट को इतना डिफिकल्ट क्यों बोलते हैं सीनियर्स? क्योंकि बेटा ऑडिट कोई समझ के नहीं पड़ता, ऑनेस्टली। हमेशा मेरे को ना एग्जाम से पहले, अभी भी इस एग्जाम से पहले इतने बच्चों के मैसेजेस आए, मैडम यूट्यूब पे रिवीजन ले लो, यूट्यूब पे रिवीजन ले लो, क्योंकि पहले आपने समझ के पढ़ा ही नहीं। आप जाके मेरे वो ऑडिट के रिविजन्स देखना, उसमें बच्चों के कमेंट्स भी पढ़ना, तो बच्चे ना समझ के नहीं पढ़ते।
बच्चे बस ऐसे पढ़े जा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा। तो बेटा ये ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा टेक्निकल है। मतलब अगर आप समझ के नहीं पढ़ोगे ना तो सारी चीजें एक जैसी लगने लग जाएगी। अगर आप समझ के नहीं पढ़ोगे ना, कॉन्सेप्ट को लिंक ही नहीं कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट को लिंक करना जरूरी है और समझ के पढ़ना जरूरी है। अगर कहीं पे भी समझा नहीं और बस ऐसे ही रीड कर लिया तो फिर आप गए। तो समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक करना जरूरी है, जो बच्चे नहीं करते। आपको क्लास में फ्रेम करना जरूरी है, मतलब कि आपको एक क्लास में विजुअलाइजेशन होनी चाहिए कि ये ऐसे में ये दो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव ऐसे अचीव होगा, ये ऐसे होगा, इन दोनों में इस तरीके का लिंक है। तो इंटरलिंकिंग का सब्जेक्ट है, ये इंटरलिंक्ड है हर चीज एक दूसरे से। तो कॉन्सेप्ट समझ के करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आपने ये भी सुना होगा क्या कि ऑडिट में नंबर नहीं मिलते हैं, है ना? सुना होगा, आपने सुना है क्या? सीनियर तुम लोग मेरे को बताओ, तुम लोग ने सुना है क्या कि ऑडिट में ना नंबर नहीं मिलते हैं? आपने सुना होगा सीनियर से, ऑडिट में पता नहीं एग्जामिनर का माथा खराब हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, वो नंबर ही नहीं देता है। सुना है ना? आप लोग बस May 24 का रिजल्ट देखना। अभी अभी तो आया भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमको बताती हूं, अभी मई का जब रिजल्ट आएगा ना, May 24 का, तो तुम देखना अपनी बैच में ऑडिट का रिजल्ट देखना। बस आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी इट, और आपको पता चल जाएगा ऑडिट में एग्जाम्शन आता है कि नहीं आता। आई विल नॉट स्पीक मच, बट May 24 का रिजल्ट विल क्लियर इट आउट कि ऑडिट में नंबर आते हैं कि नहीं। फिर आप अपने सीनियर से पूछना जिन्होंने May 24 दिया है कि ऑडिट में नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलते। डेफिनेटली मिलते हैं। पर यार अगर आप एक सब्जेक्ट को लाइटली ले लोगे ना, आपको नहीं 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 मेरे को समझ नहीं आता, ये वो लाइटली लेके चलोगे ना, हो जाएगा बाद में कर लेंगे, तो फिर नंबर कैसे देगा यार? तुम ना लिख के आ रहे हो कुछ और नंबर चाहिए तुमको पूरे, ऐसे नहीं होता यार। अच्छे से पढ़ोगे तो मिलेंगे नंबर, और मिलेंगे फॉर श्योर मिलेंगे। May 24 में देखना तुम ऑडिट में नंबर कैसे आएंगे, एग्जाम्शन आएंगे बच्चों के। बट मतलब थोड़ा सा तो देखो, आपको अपने लिए करना ही पड़ेगा, नहीं ना? खुद के ही है बात, तुम्हारी मेहनत से बाजू वाले को नंबर ना मिलने वाले। सही बता दूं, तुम्हारी मेहनत से कभी भी बाजू वाले को नंबर मिलेंगे क्या? तुम्हारी मेहनत से क्या किसी और बच्चे को नंबर मिल जाएंगे क्या? नहीं, तुम ही को मिलेंगे। तो तुमको अपने लिए एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। बाकी अपने लिखेंगे, करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट लेंगे, सब करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे मेहनत तो आपको साइमल्टेनियसली करनी पड़ेगी, है ना? ठीक है, चलो। मैम डाउट्स लेने हो आफ्टर क्लास तो आप कैसे लेंगे? बेटा डाउट्स आप क्लास में ही पूछ सकते हो, और आपको कोई भी डाउट हो तो मैं आपको टाइम देती हूँ हर कॉन्सेप्ट के बाद। देखो बस रिपीट करने मत बोल देना, देखो, है ना? एक चीज मेरी सुन लो, तुम क्लास में ध्यान से सुनना है। डाउट हो तो डाउट बेशक 20 डाउट पूछो, पर अगर तुम बोलोगे मैं पानी भरने चला गया था, जरा रिपीट कर दो ना, जरा जो अभी पढ़ाया था उसको फिर रिपीट कर दो। रिपीट से क्या हो जाता है, थोड़ा सा ना ब्लड ऐसा ऐसा कुछ कुछ करने लग जाता है, तो फिर है ना, रिपीट नहीं करना। बस डाउट है बिंदास पूछो, मैडम वापस से एक बार बताओ। अगर डाउट है तुमको तो आई विल एड्रेस, बट क्योंकि मैं पानी पीने गया था, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे रीलें चला रहा था, क्योंकि मेरा ध्यान नहीं था, इसलिए रिपीट कर दो, तो ना 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 ना, ध्यान देना है। डाउट मोर देन हैप्पी टू एड्रेस, बट रिपीट चलो, ओके, समझा? ओके, चलिए जी, ओके एवरीबॉडी, ओके, चलो आ जाओ। मैम डर लग रहा है, डरने की बात नहीं है बेटा, डर के आगे जीत है, आ जाओ, डर के आगे जीत है, आ जाओ बेटा, चल आ जा, चल आ जा। ओके ओके ओके, अब स्टार्ट करें, थोड़ा सब्जेक्ट के ऊपर हाईलाइट डालें, सब्जेक्ट के ऊपर हाईलाइट डालें। चलो क्रक्स दे दीजिए, क्रक्स दे दीजिए, क्रक्स दे दोगे? क्रक्स दे देंगे, क्रक्स क्यों नहीं देंगे, लिखेंगे ना अपने। इस क्लास में क्या होगा बेटा, एक चीज तुम ओरली पढ़ोगे, फिर एक चीज लिख के भी पढ़ोगे, तो एक चीज वैसे भी अपने डबल टाइम करेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ। और अपनी क्लास अराउंड 1 आवर 1.5 आवर या 1 आवर 45 मिनट्स की रहेगी मैक्स, उससे ज्यादा नहीं रहेगी। ऑडिट की क्लास आपकी 1.5 घंटे की रहेगी, या फिर कभी कभी मैं आप लोगों का 1 आवर 45 मिनट्स भी ले सकती हूँ, ठीक है? या तो 1.5 घंटे या 1 आवर 45 मिनट्स, कभी कभी 1 आवर 45 मिनट्स। अगर हम कुछ लिख रहे हैं और क्लास में कंप्लीट नहीं हुआ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लूंगी, अदरवाइज 1.5 घंटे की क्लास आपकी रहेगी, ठीक है? ओके ओके, चलिए, चलो
अब स्टार्ट करते हैं कि ऑडिट करनी क्यों चाहिए। तुमको क्या लगता है, तुम सोच के बताओ। अच्छा तुम मेरे को एक बात बताओ, आप थोड़ा सब्जेक्ट के ऊपर अपने हाईलाइट डाले तो मैडम व्हाई ऑडिट, एक बात बताओ, हमें ऑडिट क्यों करनी चाहिए, व्हाई ऑडिट, क्यों करें हम ऑडिट। तो मेरी ये बात सुनना, ऑडिट क्यों मतलब पता है आपको, हर कंपनी के ऊपर मैंडेटरी है। आप चाहे छोटी कंपनी हो बड़ी कंपनी हो, आपके लिए मैंडेटरी होता है ऑडिट करवाना। मैडम मतलब हम लॉ के अंदर इतना बड़ा कंपनीज एक्ट पढ़कर आ गए, हमने कंपनीज पढ़ा क्या होता है। क्या हर कंपनी चाहे छोटी हो बड़ी हो कोई भी स्केल की कंपनी हो, क्या हर कंपनी को मैंडेटरी ऑडिट करवानी पड़ती है क्या? आंसर इज यस। व्हाई मैडम, क्यों क्यों ऑडिट कराना इतना जरूरी है? मेरे को एक बात बोलो, सारे बच्चे ध्यान से मेरे को एक बात सुन के बताना। तुम और मेरे जैसे छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, एक बात बताओ, मेरे जैसे तुम्हारे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, मैंगो पीपल है हम लोग, आम आदमी है, मैंगो का सीजन है, मैंगो लोग हैं हम। मेरे पास 20,000 रुपए है, ठीक है, वैसे ही देखो यार 20,000 रुपए मेरे पास। अब मैं ये 20,000 रुपए किसी XYZ कंपनी में डालना चाहती हूं, तो अब मैं सीए हूं तो ऐसे तो डाल नहीं दूंगी किसी भी कंपनी में। क्या ऐसा आंख मेरे खून पसीने से कमाया हुआ पैसा 20,000 रुपया किसी भी कंपनी में ऐसे ही डाल दूं क्या? नहीं डाल सकते ना। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बढ़िया से पढ़ूंगी क्या? पहले मैं इसका P&L पढ़ूंगी, देखूंगी कितना सेल्स है, क्या टर्नओवर है, बैलेंस शीट देखूंगी कि कितने एसेट्स है कंपनी के पास, सब कुछ चेक करूंगी क्या? ऐसा खून पसीने का कमाया हुआ पैसा बिना देखे किसी भी कंपनी में डाल दूं क्या? नहीं ना मैडम। अच्छा तो मैडम आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर ही पैसा लगाओगे, करेक्ट? मैं देखूंगी कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना नेट प्रॉफिट है, कंपनी का डेट इक्विटी का रेशियो क्या है, कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी क्या प्रोजेक्ट लाने वाली है, सब कुछ देखना पड़ेगा ना। हाँ मैडम देखना तो पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या पता अब मेरे पापा चलाते हैं कि इस XYZ कंपनी को? नहीं। मेरे भाई की कंपनी है? नहीं। क्या मैं इस कंपनी के डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व हूं? नहीं। अब मुझे क्या पता ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मुझे दिए जा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं? दुनिया फ्रॉड है भाई, लोग किसी को कहीं पे कैसे भी चूना लगा देते हैं। तो मेरे को बताओ, अब मैंने इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर रीड किया, मेरे को क्या पता ठीक है क्या? तुम मेरे को बताओ, विश्वास कर सकते हो क्या आप लोग? तुमको कोई भी कंपनी आके पकड़ा दे, ये ले हमारे फाइनेंशियल्स, तुम विश्वास कर लोगे क्या? कैसे? वो तो कुछ भी सेल्स लिख देंगे, झूठे झूठे सेल्स लिख लेंगे, झूठे झूठे परचेज लिख देंगे, झूठे झूठे एसेट दिखा देंगे। उनका क्या है, कुछ भी दिखा देंगे यार, कोई भी कंपनी कुछ भी दिखा सकती है, फ्रॉड की कोई कमी तो नहीं होती है। हाँ मैडम सही बात है। तो मेरे को एक बात बताओ, इसीलिए ऑडिट करवाई जाती है, इसीलिए कानून ने मैंडेटरी कर दिया। सबसे पहले तो हर कंपनी को मैंडेटरी कर दिया कि कंपनी आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। और ऑडिट कौन करता है बेटा? चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है ऑडिट। ऑडिट कौन करता है? सीए। सीए क्या करता है? ऑडिट करता है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से चेक करता है कि सेल्स अगर हुए हैं तो सच में हुए हैं ना, परचेज अगर हुए हैं तो सच में हुए हैं ना, जो भी लिखा हुआ है वो सच में ठीक से लिखा हुआ है कि नहीं। ऑडिटर हर एक चीज को ऑडिट करेगा, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा, और ऑडिटर क्या इशू करेगा? ऑडिट रिपोर्ट। और ऑडिटर बताएगा कि ऑडिटर के ओपिनियन के हिसाब से, ऑडिटर बताएगा इस रिपोर्ट में कि भाई मेरे ओपिनियन के हिसाब से सब कुछ ट्रू है कि नहीं, सब कुछ फेयर है कि नहीं, ऑडिटर बताता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। समझा आप लोगों को? तो बेसिकली ऑडिट कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे जैसे आम आदमी, हम जैसे शेयर होल्डर्स, हम यार हमें क्या पता कंपनी के अंदर क्या चल रहा है रे, हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिलाई करते हैं। तो अब किसी को तो चेक करना पड़ा और हमें बताना पड़ा कि सब कुछ ठीक है। तो कौन करेगा चेक? सीएस चेक करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चेक करते हैं, और हमें रिपोर्ट इशू करते हैं और बताते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, कि कुछ गड़बड़ है, कि कुछ दिक्कत है, कि कंपनी में फ्रॉड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ गलत चीज हो रही है नहीं हो रही है, सब ऑडिटर चेक करके हमको बताता है। ठीक है, ओके, यस मैम, ओनली सीए? यस ओनली। आप ऋषि निमावत। अच्छा सारे बच्चे बताओ, तुम लोग ने लॉ में चैप्टर नंबर 10 पढ़ा है? आपने कल बताया तेजस सर ने आपकी सैलरी, सो तेजस सर की बातों पे विश्वास मत करो, वो सर की सैलरी थी रे, सर को लगता है सर की सैलरी ऐसा सबकी सैलरी है। तेजस सर की सैलरी तुम लोगों को पता नहीं है, अभी बताऊंगी। उनकी फाइनेंशियल्स को भी ऑडिट करेंगे अपने, एमवी सर की भी फाइनेंशियल्स को ऑडिट करेंगे।
सबकी यहाँ पे पोल खोलेंगे अपने, डोंट वरी बेटा, इनकी फाइनेंशियल्स अपने ऑडिट करेंगे अपनी क्लास में, डोंट वरी। आपने एक चैप्टर पढ़ा है क्या लॉ का, ऑडिट एंड ऑडिटर्स? ऑडिट एंड ऑडिटर्स करके एक चैप्टर पढ़ा है जिसमें आपने ये पढ़ा है कि कंपनी की ऑडिट कौन करता है? कंपनी की ऑडिट कौन करता है? अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक सीए ही करता है। सीएज ही ऑडिट कर सकते हैं। तो एक कंपनी की ऑडिट कौन करता है? आपने पढ़ा था, कौन करता है? सीए करता है। ये चलो, वेरी वेरी गुड, चलो बेस्ट है। मैम आपके पास एमआरएफ के शेयर्स हैं? हाँ, एमआरएफ के शेयर्स तो एम फॉर एमआरएफ, एम फॉर एमवी सर, एमवी सर के पास हैं, कुछ होंगे 501 शेयर्स एमआरएफ के। तुमको क्या पता, सब बताऊंगी मैं तुम लोगों को धीरे धीरे। अच्छा और तेजस सर के पास है, तेजस सर के पास रिलायंस के होंगे अराउंड 10,000 शेयर्स। क्या ही बताऊं मैं तुम लोग को, चलो क्या ही बोले, मेरे पास तो यार थोड़े बहुत टाटा मोटर के शेयर हैं, उसी में मैं खुश हो जाती हूँ। अच्छा ये बात है मैडम, हाँ चलो मैम, बट इंटरनल ऑडिट कोई भी कर सकता है ना? यस कृष्णा, यस आएगा, इंटरनल ऑडिट भी आएगा। चलो ओके बेटा, ओके ओके ओके। तो सारे बच्चे, अब तुमको, अब मेरे को एक बात बताओ, मैं ये बात बोलती हूँ तो गलत बोलती हूँ क्या कि ऑडिट करने से, तुम लोग मेरे को ट्रू या फॉल्स में जवाब देना, ऑडिट करने से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होंगे, मतलब हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, उनका कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बढ़ जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं ये बात बोलूं तो सही बोल रही हूं कि गलत बोल रही हूं? तुम बताओ। ऑडिट अगर होगी ना तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स है जैसे हम लोग, उनका कॉन्फिडेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बढ़ जाएगा। सही है मैडम, सही बात कह रही हो, ऑफकोर्स बढ़ जाएगा, सही बात है, ऑफकोर्स यस। अब मेरे को एक बात बताओ, एक बात बताओ, कोई भी एंटिटी हो, लेट्स से एक पार्टनरशिप फर्म ही क्यों ना है, कोई भी एंटिटी, एक बात बताना बेटा, पार्टनरशिप फर्म अगर गई बैंक के पास, तुम लोग एकदम लॉजिक के हिसाब से आंसर देना, एक फर्म है बेटा पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म बैंक के पास गई, पता है पार्टनरशिप फर्म पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑडिट की, जैसे कंपनी को ऑडिट करवानी ही करवानी पड़ती है, क्या पार्टनरशिप के ऊपर कोई रिक्वायरमेंट है क्या ऑडिट करवाने की? लॉ कहता है क्या पार्टनरशिप फर्म ऑडिट करवाओ? नहीं। पर मान लो पार्टनरशिप फर्म बैंक के पास गई और बोली कि हमें 1 करोड़ रुपया का लोन चाहिए, ये लो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बैंक इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे विश्वास करेगा क्या? तुम बताओ। बैंक कहेगा तुम्हारा क्या है पार्टनरशिप फर्म, तुम तो कुछ भी लिख कर ले आओगे। हाँ, तुमको तो 1 करोड़ का लोन चाहिए तो तुम कोई भी सेल दिखा दोगे, कुछ भी प्रॉफिट दिखा दोगे, तुम्हारा क्या है? बैंक बोलता है कि इसको ऑडिट करवा के लाओ, हेलो हेलो हेलो, सुनो सुनो सुनो, ऑडिट करवा के लाओ, तब बात में दम होगा। तो बैंक भी बेटा बिना ऑडिट किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बैंक भी एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक स्कूल गया किसके पास? गवर्नमेंट के पास, ठीक है, स्कूल गया गवर्नमेंट के पास और स्कूल ने बोला हमें ग्रांट दो ना, हमें आप ग्रांट वगैरह दे दो, ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखो। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ऐसे ही दे देगी? गवर्नमेंट बोलेगी अरे ये आपकी फाइनेंशियल है क्या, बढ़िया है, चलो ठीक है हम आपको ग्रांट दे देते हैं। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ऐसे कैसे दे दे रहे ग्रांट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहले किसी ऑडिटर से चेक करवा के लाओ, इसको ऑडिट करवा के लाओ, हमें ऑडिटर की रिपोर्ट चाहिए कि ये सारी चीजें ठीक है, तब हम तुम्हें ग्रांट देंगे। अच्छा सही है, अच्छा सही है, अच्छा हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ऑडिट है, अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट होती है तो गवर्नमेंट भी वैसे चाहता है क्या? गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए बेटा इजी हो जाता है टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए। तुमने टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ा है? मुझे एक बात बताओ, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक ही नहीं होंगे तो लोग बहुत ही ज्यादा कम प्रॉफिट दिखाएंगे क्या? मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो ऑडिट ही ना हो रही हो तो कोई भी एंटिटी क्या करेगी? झूठे झूठे खर्चे डाल डाल के, झूठे झूठे खर्चे डाल के कम प्रॉफिट दिखाएगी ताकि कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी चाहते हैं, गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई ऑडिट हो। क्यों? क्योंकि अगर ऑडिट होगी इसका मतलब आपके प्रॉफिट के फिगर्स ठीक है, तो हम आपकी टैक्स लायबिलिटी ठीक से डिटरमाइन कर पाएंगे। सही बात है क्या? यस मैम, बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? यो, तो आपको अब समझा कि बेटा ऑडिट करना जरूरी है। ऑडिट करने से शेयर होल्डर्स का, बैंक का, गवर्नमेंट का, सबका इंटरेस्ट सेफ होता है।
अच्छा एक बात मुझे बताना, एक और बात, तुम लॉजिक के साथ सारी बातें मुझे बताओ। लेट्स से ये एक फर्म है, इसके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनीज के ऊपर तो रिक्वायरमेंट है चलो ऑडिट करवाने की, पार्टनरशिप फर्म पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऑडिट करवाने की, लॉ कहता ही नहीं तुम ऑडिट करवाओ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ऑडिट होगी, अगर ऑडिट होती है तो मुझे बताओ, मुझे एक बात बताना, कहीं ना कहीं अगर फर्म के कोई फ्रॉड हो रहा है तो पकड़ा जाएगा। लेट से कोई एक पार्टनर फ्रॉड कर रहा है तो पकड़ा जाएगा क्या ऑडिट से? हाँ। अगर मुझे एक बात बताओ, कोई एम्प्लॉय चोरी चकारी कर रहा है तो पकड़ा जाएगा क्या ऑडिट में? हाँ। अगर ऑडिट होगी तो आपको ये पता चल जाएगा क्या कि सारे बुक्स ठीक से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? यस। अगर ऑडिट होगी तो आपको ये पता चल जाएगा क्या कि जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है बुक्स में वो बिल्कुल ठीक है? तो कहता है देखो, ऑडिट करवाने के बहुत फायदे हैं। तो ऑडिट सिर्फ एक ही पर्पस, सिर्फ क्योंकि लॉ कह रहा है इसलिए ऑडिट करवाते नहीं हो, आपके हित में है ऑडिट करवाना। आप जानबूझ के, कई लोग वॉलेंटरीली भी ऑडिट करवाते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत फायदे हैं। अरे तुम्हारे पार्टनर अगर तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं तो ऑडिट से पता चलेगा उसके बारे में। तो कहता है ऑडिट के बहुत बहुत फायदे हैं। ऑडिट तुमको लगता है लॉ कह रहा है तो करना पड़ेगा ऑडिट, नहीं ना बेटा, ब्रॉड सोचो, ऑडिट के बहुत फायदे हैं। ऑडिट करने से आपको बहुत चीजों के बारे में पता चलता है जो पहले नहीं पता था, ठीक है? ओके, ये ओके, समझा? ठीक है, ओके। तो ये तो आपको बेसिक मैंने ऑडिट की थोड़ी जानकारी दी। चलो तुमसे एक सवाल पूछती हूं, तुमको क्या लगता है ऑडिट एक नया कॉन्सेप्ट है या ऑडिट पुराने सेंचुरी से चलता हुआ आ रहा है? तुम बताना, तुम अपने लॉजिक या अपने कॉमन सेंस या अपने हिसाब से बताओ। क्या ऑडिट एक नया नया कॉन्सेप्ट लगता है तुमको कि बस अभी ऑडिट हो रहा है, या फिर आपको लगता है ऑडिट एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है? तुमको क्या लगता है? ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड कॉन्सेप्ट है। यस, ऑडिट आज की बात नहीं है, हमारे मतलब ये 20वीं 21वीं सेंचुरी की बात नहीं है। ऑडिट बहुत पुराने सालों से चलता हुआ आ रहा है। क्या बात कर रही हो? यस। चलो अब अपने बात करते हैं इसकी। चलिए आइए, चैप्टर नंबर 1। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं ऑडिट की कहानी, कहां से ओरिजिन हुआ आपका ये सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो। चलो, कहता देखो भैया आज की बात नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ऑडिटिंग का। कहता है ऑडिटिंग हैज एग्जिस्टेड इवन इन दी एंशिएंट टाइम्स। तुमको क्या लगता है, तुम लोग पढ़ रहे हो, बहुत तीर मार रहे हो? नहीं, कहता है पुराने जमाने से चलता आ रहा है। इन मेनी सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया में भी और दुनिया के हर कोने में बहुत पुराने समय से ऑडिटिंग होता आ रहा है। हाँ जी, यस। कहता है ये जो ऑडिट का रेफरेंस है ना, ये कौटिल्य की अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने जो उस समय पे अर्थशास्त्र लिखे 4th सेंचुरी बीसी, तुम सच में सोचो बिफोर क्राइस्ट, बीसी 4th सेंचुरी बीसी में कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखे थे, उस अर्थशास्त्र में उन्होंने बात की थी अकाउंटिंग ईयर की, और उन्होंने ये रेफर किया था कि अकाउंट्स क्लोज होने के बाद ऑडिट होनी चाहिए, ऑडिट होती है या ऑडिट होनी चाहिए। सोचो 4th सेंचुरी बीसी किसको बोलते हैं? उस समय पे भी लोगों को पता था अकाउंटिंग ईयर, एंड उस समय पे भी लोगों को पता था कि साल खत्म होने के बाद ऑडिट की क्या जरूरत है, उस समय पे लोगों ने महसूस की थी। तो अर्थशास्त्रार्थ में ऑडिट का रेफरेंस दिया हुआ है। अच्छा अब इधर आओ, चलो ये क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिकल चेकिंग एंड वेरिफिकेशन एग्जिस्टेंट इवन इन दोज टाइम्स। कहते हैं उस समय पे भी हर पीरियड में, मतलब हर अकाउंटिंग ईयर में चीजों को चेक करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना, उस समय पे भी एग्जिस्ट करता था। इवन देयर आर रेफरेंसेस इन हिज मोन्यूमेंटल वर्क टू मिसस्टेटमेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू अब्यूज ऑफ पावर। कहता है देखो उस समय पे भी उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ हो सकती है। मिसस्टेटमेंट्स मतलब गड़बड़, गलत चीजें लिखी भी हो सकती है, लोग अपने पावर को अब्यूज करके गलत चीजें लिख सकते हैं। आपको पता है क्या, एक बात मुझे बताओ, सारे बच्चे तुम लोग बताना, सारे बच्चे तुम लोग बताना मुझे, क्या जिसके पास पावर है वो अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है क्या? मेरे पास पावर है, मैं कंपनी की मैनेजमेंट हूं, मेरे पास पावर है, सेल्स के फिगर को 1 से 1 CR से 1.2 CR कर सकती हूँ, झूठे झूठे सेल इनवॉइसेस रिकॉर्ड कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पावर है ये करने का। तो कहता है अब्यूज ऑफ पावर, लोग अपने पावर का इस्तेमाल करके झूठी चीजें लिख सकते हैं, सेल्स, फेक सेल्स दिखा सकते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोग मेरे को एक बात बताओ,
सारे बच्चे इस ध्यान से सुन के इस बात को बताना। तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर है सेल्स अच्छा करने का, तुम्हारी कंपनी के ऊपर बहुत प्रेशर है सेल्स अच्छा करने का। तुम्हारी कंपनी झूठे सेल्स रिकॉर्ड कर सकती है क्या? पावर अब्यूज हो सकता है क्या? मैनेजमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है सेल्स टारगेट्स को अचीव करने का, मैनेजमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है कि इतने टारगेट्स अचीव करने ही है। मैनेजमेंट क्या पावर को अब्यूज करके झूठे झूठे सेल्स दिखा सकती है क्या? बिल्कुल। तो कहते हैं अब्यूज ऑफ पावर हो सकता है, और कहते हैं पुराने जमाने में भी अर्थशास्त्र में भी इस चीज का मेंशन किया हुआ है कि लोग अपने पावर को अब्यूज करके कुछ गलत लिख सकते हैं। तो ऑडिट करवाना, चेक करवाना जरूरी है, वेरिफिकेशन होना जरूरी है। अच्छा, यस, चलो। ये कहता है ये जो वर्ड ऑडिट है ना, ये कहां से जनरेट हुआ है? एक लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड क्या है? ऑडियर। ऑडियर मतलब क्या होता है? सुनना, टू हियर। ऑडियर वर्ड का मतलब होता है टू हियर। ऑडियर वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? टू हियर। तो कहते हैं वहां से ये वर्ड ऑडिट जनरेट हुआ है। लैटिन वर्ड था एक, ऑडियर। ऑडियर एक लैटिन वर्ड है जिस वर्ड का मतलब है टू हियर, वहां से ऑडिट जनरेट हुआ। मतलब मैडम क्या रेलेवेंस हुआ, समझा नहीं बेटा। पुराने जमाने में ऑडिटर्स जाते थे और इंप्लॉइज को बोलते थे क्या कि हमें अकाउंट्स को पढ़कर सुनाओ। पहले जमाने में ना वॉल्यूम उतना नहीं होता था ट्रांजैक्शंस का। मेरे को पता पुराने जमाने में क्या बहुत आज जितने ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते थे क्या? नहीं, पहले कम ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे। तो जाके ऑडिटर बैठ जाता था और इंप्लॉइज को बोलता था अकाउंट्स सुनाओ, रीड करो। तो उस हिसाब से ऑडिट की जाती थी, मतलब वो सुनते थे बैठ के। मतलब इस तरीके की चेकिंग नहीं होती थी। आप जाके बैठ जाते थे और इंप्लॉइज को बोलते थे कि इंप्लॉइज पढ़कर सुनाओ अकाउंट्स, तो ऑडिटर्स बैठ के सुना करते थे। इसीलिए इसे कहते हैं ऑडिट। ये जो वर्ड है ऑडिट, ये ऑडियर वर्ड से आया जिसका मतलब होता है टू हियर। तो पुराने जमाने में आप सुना करते थे, ऑडिटर्स जाके अकाउंट्स को सुना करते थे। फिर कहता है देखो, फिर एक्सपेंशन हो गया ट्रेड का, डिमांड्स वगैरह ऑडिटर्स की बढ़ने लगी। कहता है यूरोप वगैरह में बिजनेस की बढ़ोतरी होने लगी, बिजनेस बढ़ने लगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने लगा, इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होने लगी, तो ऑडिट की जो डिमांड है वो और ज्यादा बढ़ती रही। ठीक है, चलो चलिए। अब आपको एक चीज पता है, मेरे को एक बात बताओ, गवर्नमेंट की भी ऑडिट होती है क्या? गवर्नमेंट के खर्चे पानी की भी ऑडिट होती है? यस, गवर्नमेंट की भी ऑडिट होती है। जो आपकी केंद्र सरकार है, स्टेट की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की भी ऑडिट होती है क्या? हाँ। और गवर्नमेंट की ऑडिट कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्यों मैम गवर्नमेंट की क्यों ऑडिट होनी चाहिए? गवर्नमेंट का रिसीट और गवर्नमेंट के खर्चों की ऑडिट क्यों होनी चाहिए? अरे आम टैक्स पेयर्स का पैसा गया है गवर्नमेंट के पास। एक बात बताओ, हम जैसे, तुम्हारे जैसे लोग खून पसीने से पैसा कमा के टैक्सेस देते हैं गवर्नमेंट को, और किस सोच के साथ गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं कि गवर्नमेंट देश का कुछ भला करेगी इस पैसे से। तो गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आ रहा है और गवर्नमेंट इस पैसे को कैसे खर्चा कर रही है, इसकी ऑडिट होनी पड़ी क्या? यस, आप पढ़ोगे ऑडिट में, गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक आदमी है C&AG जिसे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, जो क्या करता है? गवर्नमेंट कंपनीज के, गवर्नमेंट को ऑडिट करता है। ठीक है, चलो। ओके ओके, सारे बच्चे अब यहां पे आएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश में ICAI इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर आप सारे रजिस्टर्ड हो, जो पार्लियामेंट के एक्ट में बना हुआ है। एंड हमारे देश में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन ICAI क्या करता है? रेगुलेट करता है। ICAI के अंदर कोई भी अगर CA बनेगा तो आपको पहले ICAI में रजिस्टर होना पड़ेगा, आपको उनके एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ेगा, फिर आप CA बनोगे। तो कहता है हमारे देश में हमारे इंडियन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो कहां से, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन किस बॉडी द्वारा रेगुलेटेड है? ICAI द्वारा। ठीक है, ओके, चलो। ओके मैडम, ओके मैडम। तो आपकी बुक में यहाँ पे एक क्विक रिवीजन भी दिया हुआ है, कभी भी पढ़ना होगा तो इसको पढ़ सकते हो। वैसे तो इंट्रोडक्शन था, वापस से पढ़ने की जरूरत लगेगी नहीं आपको। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में अब आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। अभी तक तो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि ऑडिट का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बहुत पुराना है, पुराने जमाने से चलता हुआ आ रहा है। वर्ड ऑडिट, ऑडियर लैटिन वर्ड से जनरेट हुआ है जिसका मतलब होता है टू हियर। ये सब तो बेसिक चीजें थी, ये आपको बेसिक, मैंने आपको बेसिक समझाया ऑडिट क्या है क्या नहीं है। अब क्या पढ़ेंगे, ऑडिट क्या होता है। पर उससे पहले मेरे वाटर बॉटल का पानी हो गया है खत्म, जिसको मैं लाती हूं भर के।
2 मिनट रुकोगे यार, और तुम भी पानी पी लो यार। 2 मिनट, 2 मिनट पीपल, 2 मिनट पीपल वेट। 2 मिनट के लिए लोग सब वेट करेंगे, मैं पानी भर के ला रही हूं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके। आई एम बैक। चलिए जी, 20 मिनट ले लो मैडम। मैडम ब्रेक का क्या है मैडम? यार इतना जल्दी पानी भर के क्यों ले आई यार? क्या व्हाट इज दिस बिहेवियर मैडम? थोड़ा 10 मिनट तो लगाना चाहिए था ना। देखो वो आ गई, वापस आ गई। वेलकम मैडम, ठीक है चलो। ये 2 मिनट था मैडम। बेटा मेरी वॉच थोड़ी ज्यादा जल्दी चल जाती है, मैं क्या करूं? परेशानियां हैं मेरे साथ जीवन में थोड़ी। क्या परेशानी है कि मेरी वॉच थोड़ी तुमसे ज्यादा जल्दी चलती है, तो 2 मिनट थोड़े जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, मैम बाजू में फिल्टर लगा के रखा है क्या? यही समझ लो तुम। चलिए, अच्छा मेरे को एक बात बताओ। मैम के बाजू में मटका रखा है, भर लिया मैंने 2 मिनट में। आप भी तेजस सर की तरह 3 फ्लोर का घर बना लो। तेजस सर के जैसे 3 फ्लोर का घर बनाने के लिए तेजस सर जैसा पीएनएल होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? बताओ मेरे को। तेजस सर जैसे 3 फ्लोर का घर बनाने के लिए आपके पास तेजस सर जैसा पीएनएल होना पड़ता है बेटा। मेरा तो 1500 का सैलरी है रे। अभी सैलरी भी क्या, आप तो खुद हम अल्टीमेट के वो है, तो अब सैलरी भी 1500। देख रहे हो, समझ रहे हो? ये है काएगा 3 फ्लोरी का घर बेटा। क्या बात करता है यार मैडम यार। चल आ जाओ। पैसा ही पैसा बेटा। लाइफ इज अबाउट स्ट्रगल। तुमको पता नहीं है, छोड़े बच्चे हो आप। चलो आ जाओ इधर। 37% सरचार्ज देते हो आप बेटा। कहाँ यार, तुम लोग कोई गलत फहमी पाल के रखी हुई है तुमने। इधर आओ। चलो, ये तेजस सर की बातें कर रहे हो तुम। इधर आ जाओ एवरीबॉडी, इधर आ जाओ एवरीवन। व्हाट इज ऑडिट एंड व्हाट इज इट्स मीनिंग? ऑडिट क्या होता है और ऑडिट का मतलब क्या है? चलिए देखो, इधर आ जाओ। कहता देखो, अब मेरी बात सुन लो रे, ध्यान से सुन लो बच्चों। अब ये ना तुम लोग का ध्यान इधर होना चाहिए। कहता है ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, ऑफ एनी एंटिटी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब क्या होता है? बेटा तुम लोग जब ऑडिट करोगे ना, जैसे एकदम सूट बूट पहन के बढ़िया से ब्लेजर पहन के जब ऑडिट करने जाओगे ना, तो तुमको अपने हिसाब से काम करना है। मतलब तुमको किसी के डायरेक्शंस या किसी के विशेस के हिसाब से काम नहीं करना। मतलब तुम जाकर मैनेजमेंट से डरना मत। मैनेजमेंट तुमको बोलेगी ऑडिटर ऐसे काम कर लो, ऑडिटर ये चीज ऐसे चेक कर लो, तो मानना नहीं है। तुमको अपने जजमेंट के हिसाब से काम करना है। दूसरे लोग क्या कहते हैं और दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं उनके हिसाब से नहीं, खुद के अपने जजमेंट के हिसाब से काम करना है। और तुमको बायस भी नहीं होना है, बायस नहीं होना ऑडिट के समय। तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मतलब आपको अपने हिसाब से काम करना है। आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने जजमेंट के हिसाब से चेक करना है। मैडम किसी भी एंटिटी की ऑडिट हो सकती है क्या? जरूरी है क्या एंटिटी प्रॉफिट कमा रही हो? नहीं यार। क्या मैडम, क्या चैरिटेबल कंपनीज की ऑडिट नहीं होती? होती है। तो कहता है देखो, किसी भी एंटिटी की ऑडिट हो सकती है। जरूरी नहीं है एंटिटी प्रॉफिट कमा रही हो, जरूरी नहीं है कंपनी प्रॉफिट कमाए ना कमाए, जरूरी नहीं है कि कंपनी का साइज बड़ा ही हो। बड़ी कंपनीज की ऑडिट होगी, छोटी मोटी कंपनीज की तो ऑडिट नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। इररिस्पेक्टिव आपकी एंटिटी बड़ी है छोटी है, इररिस्पेक्टिव वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है नहीं है, इररिस्पेक्टिव उसका लीगल फॉर्म क्या है, सिर्फ कंपनीज की ही ऑडिट हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म की नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है। प्रोप्राइटरी की नहीं हो सकती, हो सकती है। तो कहते हैं किसी भी लीगल फॉर्म में आपने अपनी एंटिटी बनाई हो, चाहे वो कंपनी हो,
चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो प्रोप्राइटरी हो, चाहे वो एलएलपी हो, किसी भी एंटिटी की ऑडिट हो सकती है क्या? यस। और मैडम इतना तामझाम करते क्यों है? ये एग्जामिनेशन आप करते क्यों? ताकि ऑडिटर अपना ओपिनियन दे सके। ऑडिट खत्म होने के बाद ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा कि मेरे हिसाब से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं या नहीं है। तो ये क्या होता है बेटा? ये क्या होता है? ये क्या होता है? एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। यस। मयूर, सेक्शन 8 कंपनी क्या कोई अलग कंपनी होती है क्या? बता दे मेरे को। एक बात बताओ सारे बच्चे, ऑडिट मतलब क्या होता है? ऑडिट मतलब क्या? ऑडिट इज एन, सारे बच्चे बताओगे व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। कौन से एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ऑफ एनी एंटिटी। कोई भी एंटिटी हो सकती है, ऑफ एनी एंटिटी। अभी एंटिटी हो सकता है प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, पैसा कमाती हो, नहीं कमाती हो। एनजीओ की क्या ऑडिट नहीं होगी क्या? होगी। अच्छा, इररिस्पेक्टिव, आप बड़े हो छोटे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, आप कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, सबकी ऑडिट हो सकती है क्या? ऐसा है क्या कि सिर्फ कंपनी की ही ऑडिट होगी? नहीं ना मैडम, एनी एंटिटी बेटा, किसी की भी ऑडिट होगी। अब मैडम इतना तामझाम डांडिया खेलने के लिए तो नहीं कर रहे, इतना इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसके लिए कर रहे हैं? ताकि आप अपना क्या दे सको, ताकि आप अपना क्या दे सको? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। देव बेटा क्यों ब्लॉक होना चाह रहा है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। हाँ, अब आप इसे लिखो, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, इसको लिख लो। अब मैं देखती हूँ कि किसी का कोई डाउट है तो लिख लो, लिख लो रे, लिख लो। मैम मैंने आज क्लास परचेज किया है, तो इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहा है? रुक जा 2 मिनट, मुझे अभी तक यूजर आईडी नहीं मिला। तो आज क्लास परचेज करेगा तो आज ही नहीं मिलेगा रे। आज क्लास अगर आपने परचेज किया है तो आपको बेटा 24 घंटे में, 24 आवर्स में टीम आपको यूजर आईडी और पासवर्ड भेजेगी। पर तेरे को टेंशन की बात नहीं है, पहले 5 क्लासेस यूट्यूब पर ही होने वाले हैं। तो तुमको आज कल में अगर यूजर आईडी मिलता है, मान लो कल परसों भी मिलता है यूजर आईडी, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पहली 5 क्लासेस यूट्यूब पर होगी। तो टेंशन रखो, ठीक है? चलो एवरीबॉडी, तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट क्या है? इसकी कोई हेडिंग नहीं है बेटा, ऑडिट ये डेफिनेशन है। तो कहते हैं ऑडिट क्या है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन मतलब किसी की डायरेक्शंस, विशेस पे काम नहीं करना। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। मैडम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके होते हैं? किसी भी एंटिटी के हो सकते हैं, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो ना हो, इररिस्पेक्टिव साइज क्या है, इररिस्पेक्टिव की वो कंपनी है, फर्म है, प्रोप्राइटरी है, एलएलपी है, कुछ भी हो, किसी की भी ऑडिट हो सकती है। यस। और ऑडिट क्यों करते हैं? ताकि तुम अपना ओपिनियन दे सको। ऑडिटर ऑडिट करने के बाद अपना ऐसा रिपोर्ट इशू करेगा इस तरीके का, और क्या देगा? उसमें अपना ओपिनियन देगा कि मेरे हिसाब से सब कुछ बढ़िया है, नहीं है, क्या है, जो भी है देगा। ठीक है? ओके, सबको समझा? हाँ जी, ओके ओके ओके, सबने लिख लिया? ए थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी लिखना, थोड़ा जल्दी जल्दी। चलो चलो, आपको अपनी राइटिंग स्पीड भी बेटा थोड़ी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। आज तो पहला दिन है, धीरे धीरे थोड़ा दड़ा जल्दी जल्दी लिखोगे, क्योंकि हमें 100 मार्क्स का सब्जेक्ट अगर लिखना है थोड़ा फास्ट लिखना होगा। ठीक है? चलो ओके मैडम आइए। तो कहता है ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जाम। अभी देखा ऊपर वाली डेफिनेशन का, कहता है तुमको पूरा अब निचोड़ेंगे हम बैठ के, पूरी ऊपर वाली डेफिनेशन को तुमको एकदम क्रंच करके वापस से समझाएंगे। कहता है तुमने क्या पढ़ा? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। कहता है इंडिपेंडेंस वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? कहता है ऑडिटर तुमको अपने जजमेंट के हिसाब से काम करना है, तुमको लोगों के, अनदर पर्सन के विशेष डायरेक्शंस के हिसाब से काम नहीं करना। तुम्हारा जजमेंट किसी दूसरे आदमी के विशेष डायरेक्शंस के हिसाब से नहीं होना चाहिए। ऑडिटर तुम इंडिपेंडेंटली काम करो, मतलब अपने मन के हिसाब से काम करो, अपने जजमेंट के हिसाब से काम करो। तुम्हारा जजमेंट किसी दूसरे लोगों के डायरेक्शन, विशेष के हिसाब से नहीं होना चाहिए। कहता है ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एन एंटिटी। जिस भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आप ऑडिट कर रहे हो, इंडिपेंडेंटली करोगे,
ताकि आप अपना ओपिनियन दे सको विदाउट बीइंग इफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंस। मुझे एक बात बताओ यार, लॉजिक की बात है, तुम किसी कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो और उसी की मैनेजमेंट के हिसाब से काम कर रहे हो, तो क्या फायदा हुआ यार ऑडिट का? तुम बताओ मुझे, कोई फायदा है ऐसा काम करने का? क्या फायदा? मैं टाटा मोटर्स की ऑडिट करने जा रही हूं और मैं उन्हीं की मैनेजमेंट के हिसाब से काम कर रही हूं, तो क्या मतलब ऐसी चेकिंग का? क्या ओपिनियन दोगे? आपके ओपिनियन की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है, आपके ओपिनियन मैटर ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम तो मिली भगत करके बैठे हुए हो, मैनेजमेंट के हिसाब से मिलकर काम कर रहे हो, तो फिर क्या मतलब? तुम इंडिपेंडेंटली काम करोगे नहीं तो तुम्हारे ओपिनियन की वैल्यू नहीं है। तो कहता है ऑडिटर क्या व्यर्थ है इतना, फिर क्यों कर रहे हो ऑडिट? कहता है ऑडिट तुम इंडिपेंडेंटली करो, अपने हिसाब से करो, दूसरे के विशेष, दूसरों से इन्फ्लुएंस होके मत करो, ठीक है? इंडिपेंडेंटली काम करोगे ना तो आप ऑब्जेक्टिवली काम करोगे विदाउट क्रीपिंग इन एनी ऑफ द बायसेस। इंडिपेंडेंटली काम करोगे तो मतलब ऑब्जेक्टिवली काम करोगे, मतलब सारे फैक्ट्स को देखते हुए, सारे फिगर्स को ध्यान में रखते हुए, बिना बायस होके अपनी जजमेंट के हिसाब से काम करोगे। दैट इज ऑब्जेक्टिवली काम करना। ऑब्जेक्टिवली मतलब सब चीजों को ध्यान में रख के, फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स को ध्यान में रख के काम करो, बिना बायस होके, बिना किसी की तरफ झुकाव में आके काम करो, विदाउट एनी बायस। उसे कहते हैं इंडिपेंडेंटली काम करना, ठीक है? ओके। कैसे पता चलेगा कि है कि नहीं? लॉ कहता है होना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? मतलब तुम्हारा धर्म है ये। मुझे एक बात बताओ, तुमको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करोगे और इंक्वायरी बैठ गई तो डिग्री तो जाएगी ही, जेल में भी जाओगे। अच्छा, मतलब अगर तुमको बोला गया है कि तुम्हें, अच्छा सुनो, चलो एक बात बताती हूं। कृष्णा मेरे को एक बात बता, एथिक्स होते हैं कि नहीं कोई आदमी के? देखो, ऐसा बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये क्या है? एथिक्स है, मैनर्स है ना? इन एथिक्स को हमें अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए। और अगर कोई झूठ बोले तो वो अच्छा आदमी नहीं है ना? अगर कोई आदमी इन बेसिक एथिक्स को फॉलो नहीं करता, डिसऑनेस्ट आदमी, क्या ठीक आदमी है क्या? नहीं। वैसे तो ऑडिटर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम किसी की बातों में आके काम मत करो, और अगर तुम किसी की बातों में आके काम करते हो तो तुम्हारा काम ठीक नहीं है, और अगर किसी दिन इंक्वायरी बैठ गई तो फिर लेने के देने तुम्हें ही करने पड़ेंगे, ठीक है? मैम गलत ऑडिट हो गया तो? बेटा क्या बातें कर रहे हो, नर्सरी क्लास का बच्चा थोड़ी ऑडिट करता है, एक सीए ऑडिट करता है। कहता मैडम गलत ऑडिट हो गई तो? बेटा सीए ऑडिट कर रहा है ना, तभी तो इतना पढ़ाया जा रहा है तुमसे। तुम्हें एक बात बताओ, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल में इतना पढ़ाया तुम्हें इसलिए जा रहा है कि जाके गलत काम करोगे? है? चलो आओ, इधर आओ। अ पर्सन हु रिक्वेस्ट हिज ब्रदर, एक बात बताओ, दो भाई है, एक है राम, एक है श्याम, ठीक है? श्याम क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। राम ने बोला कि तू मेरे ही प्रोप्राइटरी की ऑडिट कर दे। राम की एक प्रोप्राइटरी फर्म है, प्रोप्राइटरी कंसर्न है, अकेला काम कर रहा है। राम अपने खुद के भाई को बोल रहा है, श्याम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कि तू मेरी ऑडिट कर दे। तो मुझे बताओ, कैन सीए ऑडिट अकाउंट्स ऑफ कंसर्न इन विच हिज ब्रदर इज अ सोल प्रोप्राइटर? क्या एक ऑडिटर अपना भाई कई फर्म को, जहां पे भाई सोल प्रोप्राइटर है, उसकी ऑडिट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? नो ही कैनॉट। क्यों? क्योंकि आप फिर इंडिपेंडेंस रहेगा ही नहीं, देयर इज नो इंडिपेंडेंस। क्योंकि आप लोग रिलेशनशिप में हो, बाय बर्थ आप भाई भाई हो, तो आप अपने भाई की ऑडिट करोगे तो आप इन्फ्लुएंस्ड ही रहोगे। तो लॉ कहता है नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम अपने ही भाई की ऑडिट करोगे तो तुम्हारा झुकाव अपने भाई की तरफ रहेगा क्या? हाँ रहेगा। क्यों? तो ये तुम्हारा भाई है यार, तुम इंडिपेंडेंटली काम करोगे क्या? नहीं कर सकते। इसीलिए एक बात बताओ, तुम लोगों ने पढ़ा है क्या, एक सीए उन कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता जिसमें आप खुद शेयर्स होल्ड करते हो। याद है, आप लॉ से रिलेट करो बेटा, आपने लॉ में चैप्टर 10 में पढ़ा था, आप क्वालिफाइड नहीं रहोगे ऑडिट करने के लिए। कब? अगर आप उस कंपनी के खुद शेयर्स होल्ड करते हो, या उस कंपनी के एम्प्लॉय हो, या उस कंपनी के डायरेक्टर हो, आप ऑडिट नहीं कर सकते ऐसे कंपनीज की। तुम्हारे पार्टनर या तुम्हारा रिलेटिव भी अगर उस कंपनी के शेयर होल्ड करता है, या तुमने कोई लोन दिया हुआ है, तुमने कोई गारंटी दी हुई है, पढ़ा था ना, तुम ऑडिट नहीं कर सकते। तो बेसिक रिलेटिव होल्ड कर सकते हैं 1 लाख तक के फेस वैल्यू के, बट वो अलग बात है। कहते देखो, अ सीए हैज इन्वेस्टेड इन दी शेयर्स ऑफ द कंपनी। अगर एक सीए ने रिलायंस के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो क्या आप रिलायंस के अकाउंट्स की ऑडिट कर सकते हो? नो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। आप अगर उस कंपनी के शेयर्स होल्ड करोगे ना, तो क्योंकि तुम्हारा खुद का पैसा वहां पे इन्वेस्टेड है, तो आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं करोगे। एक बात बताओ, अगर मैंने रिलायंस के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो मैं यही चाहूंगी ना रिलायंस के शेयर्स बढ़े
और बढ़े और ऊपर भाव पे जाए। मैं कभी भी अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसा रिपोर्ट करूंगी जिससे कि रिलायंस के शेयर्स नीचे जाए। मैं कभी भी कुछ गलत बात लिखूंगी रिलायंस के अगेंस्ट, हो सकता है रिलायंस कुछ गलत भी कर रही हो, मैं कुछ लिखूंगी अपनी रिपोर्ट में, क्यों नहीं लिखूंगी? मेरा खुद का पैसा इन्वेस्टेड है, नुकसान किसका होगा? मेरा होगा ना। तो मैं इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही ना, मैं तो लोगों की इन्फ्लुएंस में आके, खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, मेरा खुद इंडिपेंडेंट नहीं हूं मैं। तो बेसिकली कहता है इसलिए आप नहीं कर सकते, समझा? तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा है आपको। कहता है किसी भी एंटिटी की ऑडिट हो जाती है क्या? चलो लास्ट पॉइंट है, फिर छोड़ देंगे तुम्हें। ऑडिट किसी भी एंटिटी की हो सकती है क्या? कहता हाँ, एंटिटी हो सकता है प्रॉफिट कमाने वाली हो सकता है बड़ी हो छोटी हो, उसका लीगल फॉर्म कुछ भी हो। कहता है भैया जी तुम लोग जब ऑडिट करने जाते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी की ही ऑडिट होगी, नॉट नेसेसरली की एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो। कहता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, उनकी भी ऑडिट होती है क्या? हाँ। कहते हैं इररिस्पेक्टिव आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है, मीडियम है, छोटा है, सबकी ऑडिट होती है क्या? हाँ। इररिस्पेक्टिव आपका लीगल स्ट्रक्चर क्या है, हो सकता है आप प्रोप्राइटरी हो सकता है पार्टनरशिप फर्म हो सकता है एलएलपी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक कंपनी हो, सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, कुछ भी हो, सबकी ऑडिट हो सकती है क्या? हाँ। ऐसा है सिर्फ बड़ा बड़ा लोगों का ऑडिट होगा, छोटा छोटा लोगों का ऑडिट नहीं होगा? नहीं रे, ऑडिट से सबको फायदा मिल रहा है, सबकी ऑडिट, किसी भी एंटिटी की ऑडिट हो सकती है। अच्छा ओके, चलिए ओके चलिए। अच्छा ये क्या कह रहा है, ऑडिट का पर्पस क्या होता है? मैडम इतना सारा ऑडिट करने के बाद हमको क्या डांडिया खेलना है क्या? नहीं ना बेटा, आप ऑडिट करते हो ताकि आप ओपिनियन दो। आप ऑडिट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अपना ओपिनियन देते हो। किसमें? ऑडिट रिपोर्ट में। ऑडिटर अपनी एक रिपोर्ट इशू करता है, ऑडिट रिपोर्ट, उसमें ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बने नहीं बने, ये सब बताता है। ठीक है, सारे बच्चे मुझे बता दो, एवरीबडी, ये डेफिनेशन आप बढ़िया तरीके से समझे, ऑडिट क्या है। अब आपको इस डेफिनेशन को याद या रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आप लिखोगे। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके? किसी भी एंटिटी के, इररिस्पेक्टिव of size, legal form, whether profit oriented or not. You do an audit, you do such an examination to express an opinion. ठीक है? ओके। अच्छा जाते जाते मुझे एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन बनाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन प्रिपेयर करता है? लिखना नहीं है, पूछ रही हूं बस, हु प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है? वेरी गुड मैडम, मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो ऑडिटर का काम नहीं है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का। मैडम ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है क्या? नहीं, ऑडिटर का काम नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का। ऑडिटर का काम सिर्फ वेरीफाई करने का है। किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करता है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग पैकिंग नहीं करते, आप प्रिपेयर नहीं करते, आप सिर्फ चेकिंग वेरिफिकेशन करते हो। ठीक है, ओके चलिए, ओके बेरा जी आगे बढ़ते हैं। अभी रुक जाओ, अभी नहीं छोड़ रही हूं, तुरंत छोड़ दोगे क्या? छुट्टी हो गई क्या? अरे 15 मिनट बाद, रुक जा भाई, है इधर आ जाओ। चलिए अब मेरे को एक बात बताइएगा सारे बच्चे। अरे मैडम बाय नहीं है, रुक जा, हेलो एक्सक्यूज मी, अभी कहा छुट्टी, ये पॉइंट खत्म होने के बाद, अभी ये पॉइंट खत्म नहीं हुआ है, रुक जा भाई, अभी रुको, इधर आ जाओ, चलो चलो इधर आओ। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग, इतनी छोटी क्लासेस होगी क्या? 1.5 घंटे की होगी रोज, एवरी डे 1.5 आवर, 1.5 आवर, 1.5 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, ओके इधर आओ। मेरे को एक बात बताना सारे बच्चे, एक बात बताओ। अब आपको ये तो समझ गया, सो नाउ यू नो ऑडिट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन। मैडम अब मेरे को समझ गया यार, बार बार मत बोलो इंडिपेंडेंट, मैं समझ गया। ऑडिट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना बढ़िया तरीके से। पर मैडम मेरे को कैसे पता चलेगा
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं और किसी को मिसलीड नहीं करते। अब ऑडिटर, द पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क, मतलब कौन? ऑडिटर। मैडम, ऑडिटर को कैसे पता चलेगा, ऑडिटर कैसे इंश्योर करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं कर रहे, कैसे पता चलेगा? तो कहता है दिस ही कैन डू ऑनेस्टली बाय सैटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट। ऑडिटर कैसे खुद को सेटिस्फाई करेगा, देखना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहे। इधर आओ, अब इस पॉइंट को तुमको समझाते हैं। मैडम, ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड मतलब मामू तो नहीं बना रहे। अब महाराष्ट्र में मामू बनाना बोलते हैं, अब मेरे को नहीं पता और भाषा में क्या बोलते हैं। चकमा तो नहीं दे रहे। मैडम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहे, ऐसा ऑडिटर को कैसे पता चलेगा, बताओ। ऑडिटर ऑडिट करने चला गया, वो ऐसा पीएनएल बैलेंस शीट लेके बैठा हुआ है, ये पीएनएल है और ये बैलेंस शीट है, ऑडिटर लेके बैठा हुआ है। अब उसको क्या पता इसमें लिखी हुई बात गलत है, सही है, क्या है? तो मैडम कैसे, आपको कैसे पता चलेगा ऑडिटर को कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहे? बेटा, बेसिक चीजें ऑडिटर करता है। क्या? आप मुझे बताना, टोपी पहनाना बोल दो, कुछ भी कह दो यार। अच्छा, सारे बच्चे बताओ, आप कंपनी में बुक्स बनाते हो क्या? पहले आप बुक्स बनाते हो क्या? ये सारे बुक्स मेंटेन करते हो जिसमें जर्नल एंट्रीज वगैरह मारते हो आप लोग? बुक्स के हिसाब से अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं क्या? अकाउंट्स मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके हिसाब से बनते हैं? बुक्स जो आप बनाते हो। मैंने गलत बोला क्या, बताओ। आप पहले बुक्स बनाते हो, बुक्स के हिसाब से आप फिर अकाउंट्स, ये जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह है, ये बनाते हो, ठीक है। अब सबसे पहले आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये जो बनाए हैं तुमने, ये मिसलीड तो नहीं कर रहे किसी को, ऑडिटर कैसे चेक करेगा? सबसे बेसिक चीज ऑडिटर ये देखेगा कि अकाउंट्स कैसे बनने चाहिए, बुक्स के हिसाब से बनने चाहिए। ऑडिटर पहले ये चीज देखेगा कि अकाउंट्स कैसे बनने चाहिए। अकाउंट्स बनने चाहिए इन रेफरेंस टू बुक्स, मतलब बुक्स के हिसाब से ही अकाउंट्स बनने चाहिए, कोई अनशंट बात नहीं लिख दियो। मतलब इन रेफरेंस टू एंट्रीज इन बुक्स, बुक्स के अंदर जो एंट्रीज पास हुई है उसके हिसाब से ही अकाउंट्स प्रिपेयर होने चाहिए। अकाउंट्स कैसे बनने चाहिए? जो बुक्स में एंट्री लिखी हुई है उसके हिसाब से ही। अच्छा, फिर आप क्या चेक करोगे? दूसरी चीज आप ये चेक करोगे कि बुक्स के अंदर जितनी भी एंट्री डाली हुई है, सेल की, परचेज की, खर्चों की, इनकम की, जो भी एंट्री बुक्स के अंदर डाली हुई है, उसके पीछे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं? अभी कोई लिखना नहीं है किसी को, आप सिर्फ मुझे सुनो। मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, अगर बुक्स के अंदर एंट्री मारी हुई है सेल्स की, तो सेल के पीछे एविडेंस होना चाहिए क्या? सेल के पीछे एविडेंस होना चाहिए क्या? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, मतलब सेल इनवॉइस होना चाहिए क्या? अगर तुम बता रहे हो तुमने परचेज की एंट्री मारी है कि हमने इतना परचेज किया है, तो फिर सबूत होने चाहिए क्या? कि अगर मान लो, जैसे मैडम एग्जांपल दो, अगर परचेजेस हुए हैं तो गुड्स आपके गोडाउन में आने चाहिए। गुड्स गोडाउन में आने चाहिए कि नहीं? हाँ, तो गुड्स रिसीव नोट होना चाहिए बना हुआ, कि अगर सामान परचेज किया है तो गुड्स आपने रिसीव किए होंगे, तो गुड्स रिसीव नोट बनाया होगा। अगर सच में परचेज किए हैं तो परचेजेस के पीछे इनवॉइसेस होने चाहिए। सच में परचेज हुआ है तो गुड्स आपके गोडाउन में आया होना चाहिए, तो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स होने चाहिए कि इतनी इन्वेंट्री आपके पास है ना। तो कहता है अगर आपने कोई एंट्री मारी है बुक्स के अंदर तो उसके पीछे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत लगे हुए होने चाहिए, है ना। और कहता है कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए। ऑडिटर ये चेक करेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई बुक्स में सेल किया पर एंट्री ही नहीं डाली, परचेज किया पर एंट्री ही नहीं डाली, खर्चे किए पर एंट्री ही नहीं डाली, इनकम आई पर एंट्री ही नहीं डाली। तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि आपके बुक्स के अंदर जो एंट्रीज है वो ओमिटेड नहीं होनी चाहिए, और आपने जो भी एंट्री बुक्स में डाली है उसके पीछे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सबूत होने चाहिए। बिना सबूतों के आप कैसे एंट्री डाल सकते हो? तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट, बल्कि यहां पे लिख सकते हो, ये हो गया आपका, भी लिखना मत, सेकेंड पॉइंट, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अच्छा, अब मुझे बताओ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है क्या? सेल को लेके, परचेज को लेके, एसेट को लेके, इनकम को लेके, खर्चों को लेके, बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो इंफॉर्मेशन ही है ना। कंपनी ने साल भर में क्या किया उसकी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई सारी इंफॉर्मेशन
क्लियर होनी चाहिए। ऑडिटर चेक करेगा जो भी बातें तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी है क्लियरली लिखी है, ठीक है, कंफ्यूजिंग तरीके से नहीं लिखी है। ऑडिटर मतलब आप ये क्या चेक कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहे, तो आप ये चेक करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी लिखी हुई बातें क्या है, क्लियर है, नॉन कंफ्यूजिंग है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी बातें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखी हुई है, मतलब सारी चीजें प्रॉपरली क्लासिफाइड है, प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड है। अगर मान लो कोई फिक्स्ड एसेट है तो फिक्स्ड एसेट में ही क्लासिफाई होना चाहिए, करंट एसेट में नहीं होना चाहिए। अगर कोई करंट लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी में जानी चाहिए, फिर वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में नहीं जाना चाहिए। तो कहते हैं देखो इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी इंफॉर्मेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से क्लासिफाइड होनी चाहिए, डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए, प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी लिखी हुई बात ट्रू एंड फेयर पिक्चर देनी चाहिए। किसका ट्रू एंड फेयर पिक्चर? कंपनी के ऑपरेशंस का। मतलब कंपनी जो भी काम धंधा कर रही है, जो भी ऑपरेशंस कंपनी कर रही है, जो भी पैसा कंपनी कमा रही है, प्रॉफिट लॉस कमा रही है, उसका ट्रू फेयर पिक्चर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखना चाहिए। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही चीज दिखनी चाहिए जो कंपनी सच में कर रही है। ऐसा नहीं है कि आप लॉस कमा रहे हो पर आपके प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट दिख रहा है। कहता नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखना चाहिए। किसका? कंपनी के ऑपरेशनल रिजल्ट्स का। कंपनी जो काम धंधा कर रही है उसका क्लियर पिक्चर दिखना चाहिए। 1 2 3 दिस इज 4 5 एंड 6। छह के 6 पॉइंट्स तुमको समझे? एक बार मैम क्रक्स दो एक बार। बेटा अमन क्या बात कर रहे हो यार, अभी तो आपके सामने अभी तो पॉइंट पड़ा है। एक्सक्यूज मी बेटा, अमन क्या कर रहे हैं? हाँ सबको समझा बेटा? आपने क्या पढ़ा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके हिसाब से बनना चाहिए? बुक्स के हिसाब से बनना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो एंट्रीज है उसके पीछे सबूत होने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी लिखी हुई बात, कोई भी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हुई है वो सारी क्लियर होनी चाहिए, नॉन कंफ्यूजिंग होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रिपेयर्ड, क्लासिफाइड, डिस्क्लोज होना चाहिए। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखना चाहिए कंपनी के ऑपरेशनल रिजल्ट्स का। सारे बच्चे समझा? सारे बच्चे ये पॉइंट समझे क्या? अब आके मेरे साथ इसे रीड करोगे। मैडम जी अब हमें इसको रीड कराइए। अब आप तुम समझ गए हो बेटा। चलिए अब ये 6 के 6 पॉइंट्स तुमको कहीं ना कहीं याद हो गए हैं। सारे बच्चे इधर आ जाएंगे। कहता देखो अब सारे बच्चे मेरे साथ रीड करना बेटा। अब 6 के 6 पॉइंट्स तुमको क्लियरली समझ में आएंगे। अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू एंट्रीज इन दी बुक्स, जो आपका पहला पॉइंट था। क्या पॉइंट था? अकाउंट्स कैसे बनने चाहिए? अकाउंट्स कैसे बनने चाहिए? अकाउंट्स कैसे बनने चाहिए? बुक्स में जो एंट्रीज है, बुक्स में जो एंट्री डाली हुई है उसी के रेफरेंस से, बुक्स के एंट्रीज के रेफरेंस पे ही अकाउंट्स प्रिपेयर होने चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? बुक्स में कोई भी एंट्री हो बेटा उसके पीछे एडिक्वेट सपोर्टिंग होनी चाहिए, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस होने चाहिए। कहता है जो भी एंट्री तुमने बुक्स में डाली है हर एंट्री के पीछे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत होने चाहिए। सेल के पीछे सेल इनवॉइस, परचेज के पीछे परचेज इनवॉइस, सब होना चाहिए। कहता है कोई भी एंट्री, दूसरा पॉइंट क्या था? कोई भी एंट्री बुक्स में ओमिट नहीं होनी चाहिए। नन ऑफ द एंट्रीज शुड बी ओमिटेड। मतलब जब आप बुक्स बना रहे हो तो कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन पे 3 बातें थी। क्या? इंफॉर्मेशन जो कि स्टेटमेंट्स में लिखी हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजिंग, तो नॉन कंफ्यूजिंग होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से क्लासिफाई, डिस्क्राइब, डिस्क्लोज होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी बातें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्लोज्ड एंड डिस्क्राइब्ड होनी चाहिए। एंड तीसरा, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या देने चाहिए बेटा? ट्रू एंड फेयर पिक्चर देना चाहिए। किसका? ऑपरेशनल रिजल्ट्स का, एसेट्स का, लायबिलिटीज का। कहता है अकाउंट्स, कंपनी के अकाउंट्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू एंड फेयर पिक्चर देने चाहिए। किसके? कंपनी के ऑपरेशनल रिजल्ट्स के, कंपनी के एसेट्स और कंपनी के लायबिलिटीज के। सबको समझा? कंपनी में जितने एसेट है, जितने लायबिलिटी है, कंपनी जिस तरीके से काम धंधा कर रही है वही दिखना चाहिए, कुछ अलग नहीं दिखना चाहिए। ऐसा नहीं लॉस कमा रहे हो प्रॉफिट दिख रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए रे मैडम। समझा? एवरीबडी
ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब जो है वही दिखना चाहिए। अब मेरे को बताओ, तुमको ये पॉइंट याद होंगे। ये है पिक्चर मेमोरी टेक्निक बेटा, दिस इज पिक्चर मेमोरी टेक्निक। मैंने तुमको बोला अप्पा जप्पा टप्पा नहीं दूंगी मैं, आर फॉर ये, ए फॉर ये, बी फॉर ये, नहीं ना बेटा, नहीं याद रहेगा आर फॉर ये क्या आएगा। अब तेरे दिमाग में एक पिक्चर बनेगी, क्या देख, अकाउंट्स कैसे बनने चाहिए। अकाउंट्स शुड बी मेड इन रेफरेंस टू एंट्रीज इन दी बुक्स। अकाउंट्स बुक्स के हिसाब से बनने चाहिए। बुक्स के अंदर क्या है, एंट्रीज। तो कहते हैं एंट्री इन दी बुक्स शुड बी सपोर्टेड बाय सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस, नन ऑफ द एंट्रीज शुड बी ओमिटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इन्फो, जो भी बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह रहा है वो क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब सारी चीजें क्लासिफाइड, डिस्क्राइब, डिस्क्लोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होनी चाहिए। एंड ऑल द इंफॉर्मेशन शुड गिव ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटी। बता दो मैम, पीडीएफ ही डाल देना जो लिखवाओगे। नहीं बेटा, रोज आपको क्लास में लिखना है। संदीप बेटा रोज लिखो, अब मैं आपको समय देती हूँ लिखने का। चलो और बेहतरीन तरीके से लिखते हैं। चलो आओ मेरे साथ फिर से इस पॉइंट को लिखो। चलो आओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हेडिंग देना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल नॉट मिसलीड। मिसलीड वर्ड को हाईलाइट कर देना। कभी भी एग्जाम में मिसलीड आएगा तो आप इस पॉइंट पे आओगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल नॉट मिसलीड एनीबडी। ऑडिटर को ये चीज ध्यान रखनी है। ऑडिटर शैल एंश्योर दैट, ऑडिटर शैल एंश्योर दिस बाय। कैसे इंश्योर करेगा बताओ बेटा, चलो बता दो। कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाइलाइटर वाइलाइटर रखते हो क्या? थोड़ा हाइलाइटर रखा करो यार, थोड़ी नोटबुक तुम्हारी है ना चमकीली दिखनी चाहिए, बढ़िया एकदम कलरफुल दिखनी चाहिए, उससे क्या पढ़ने में मजे आते हैं। तो इसको हाईलाइट कर दो, हाइलाइटर है तो हाईलाइट कर दो, नहीं है तो ले आना मार्केट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं करनी चाहिए। ऑडिटर कैसे इंश्योर करेगा बेटा, कैसे इंश्योर करेगा? चलो लिखो। सबसे पहले बुक्स, चलो पेन का कलर बदल लू क्या, ये रेड रेड से बोर हो गया रे। चलो अकाउंट्स, accounts shall be prepared in reference to entries in books। बुक्स के एंट्रीज के हिसाब से अकाउंट्स प्रिपेयर होने चाहिए। बुक्स, बुक्स में क्या है, एंट्री। एंट्रीज में क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट। एंट्रीज के लिए क्या होने चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सपोर्टेड बाय, हर एंट्री के पीछे सपोर्टिंग होनी चाहिए। सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस। ओके, नन ऑफ द एंट्रीज शुड बी ओमिटेड। कोई भी एंट्री, नन ऑफ द एंट्रीज शुड बी ओमिटेड। ऑडिटर चेक करेगा, ये ऐसा तो नहीं है कि तुमने कुछ रिकॉर्ड ही ना किया हो। ओके, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। अच्छा, अकाउंट्स में लिखी हुई जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, मतलब नॉन कंफ्यूजिंग, अनएम्बिगुअस। अच्छा, इंफॉर्मेशन should be properly classified, disclosed as per AS। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनने चाहिए यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AS के हिसाब से बनने चाहिए। सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, कोई भी एंट्री ओमिट नहीं होनी चाहिए, सबके पीछे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट सबूत होने चाहिए। एंड एक बात, यहाँ पे जगह नहीं है, तुम्हारी नोटबुक में जगह होगा बेटा, मेरे यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देती हूँ, एरो डाल के यहां लिख रही हूं। इंफॉर्मेशन शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट्स। सबको समझा? ऑपरेशनल रिजल्ट्स, एसेट्स,
लाइबिलिटीज का ट्रू पिक्चर दिखना चाहिए। जो एसेट्स हैं उतने ही दिखने चाहिए, जो लाइबिलिटीज हैं उतने ही दिखने चाहिए, जो पैसा वैसा कमा रहे हो उतना ही दिखना चाहिए, ज्यादा कम दिखने का क्या मतलब। समझा बेटा जी? है ना, क्लियर है ना, बहुत ही सिंपल है यार। तो अपने ना ये एकदम बेसिक चीज है, मतलब लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि तुम लोग अभी अकाउंट्स वगैरह पढ़कर आए हो, टैक्स पढ़कर आए हो, लॉ पढ़कर आए हो, तो बहुत सारी चीजें वो रिलेटेड होगी, इजी होगी। ठीक है, तो तुमको कहीं पे कोई डाउट वाउट ऐसा, मतलब ऐसा कोई कॉमन सेंस तुम यूज कर पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रुप 1 पढ़ चुके हो, तो तुमको अकाउंट्स का थोड़ा पता है, तुमको टैक्स थोड़ा पता है, लॉ थोड़ा पता है, तो अब तुम रिलेट कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है, याद हो गया मेरे को, बता दे बेटा। डन डनाडन डन, हाँ जी की ना जी, चल बेटा चल। ओके, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी क्लियर हो गया मैडम। तो आज की क्लास में तुमने मेरे साथ क्या पढ़ा, एकदम बेसिक बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहे, एंड दूसरा ऑडिट क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपल। कह रहा अब तो सीनियर्स पे डाउट हो रहा है, बेटा आज तो पहली क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, वैसे हर चीज हम ऐसे ही लिखेंगे तो तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे। ठीक है, चलो एवरीबडी एवरीबडी ओके, आई होप आपने मेरे साथ लिख लिया। अभी एक्चुअली मैं ना ये दूसरा पेन यूज कर रही हूँ, तो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब आ रही है, पर अभी वो जब मैं शिफ्ट कर दूंगी तो ठीक आने लगेगी, मतलब जब वो दूसरे पेन से लिखूंगी तो ठीक आएगी। अब इस पेन से लिख रही हूँ तो थोड़ी खराब आ रही है, इतनी गंदी नहीं है रे मेरी हैंडराइटिंग, तुम लोग बड़ा इतना गंदा लिखती हो बेटा। वैसे तो देखो इतनी बढ़िया भी नहीं है मेरी हैंडराइटिंग, लेकिन ठीक है। मैम पेपर पैटर्न क्या होता है, एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स। देखो ट्रू फॉल्स नहीं होंगे, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं एंड 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज एंड 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी पेपर पूरा का पूरा, पिछला अटेम्प्ट का पूरा पेपर आपके साथ मैं शेयर करूंगी, तो आपको इजी हो जाएगा। मैम क्लासेस के बाद मॉक टेस्ट होते हैं, हर चैप्टर के बाद होंगे, हर चैप्टर के बाद हम ना एक टेस्ट लेंगे, जिससे आप थोड़े क्लियर हो जाओ, जिससे आपकी पढ़ाई हो जाए, जिससे आपकी रिवीजन हो जाए। अरे ऐसा नहीं मैडम, हाँ मैं टेस्ट तो ले लूंगी पर तुम लोगों को पढ़ के आना पड़ेगा, हाँ ऐसा नहीं है बिना फ्लूक फ्लूक के आंसर दे रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, चलो ओके। ये तुम लोगों को छुट्टी की बात पड़ी है, हाँ? रुद्रा बेटा कान में ऐसा क्या कॉटन वॉटन डाल के रखता है क्या? रुद्रा पूरी क्लास में कान में कॉटन डाल के रखा क्या, बता दे मेरे को। मैम लॉ में कुछ चैप्टर्स के बैकलॉग लगा है। भाव्या सिंह बेटा एएसएपी कंप्लीट कर ले यार। सभी बच्चों को एक चलो एक फ्रेंडली एडवाइस देती हूँ, तुम लोग का अगर अभी तक ग्रुप 1 का क्लास कहीं पे पेंडिंग है ना, तो उसको प्लीज खत्म कर दो, मतलब छोड़ना मत, ऐसा टॉपिक को छोड़ ही दिया ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रुप 1 को अच्छे से कंप्लीट कर लो, अगर कोई क्लास लास्ट पेंडिंग है तो कर लो खत्म। ठीक है, ओके चलो ओके बेटा। समझा? मैम क्वेश्चन बैंक में जून 24 एंड ऑनवर्ड्स लिखा है, ये रेलेवेंट है ना? ऑफ कोर्स बेटा, जून 24 मतलब अपना प्रीवियस अटेम्प्ट, प्रीवियस अटेम्प्ट के क्या कोई चेंज थोड़ी हो गया, आप नए सिलेबस में ही तो हो। व्हाट इट मीन्स टू से इज न्यू सिलेबस, तो न्यू सिलेबस में आप पढ़ रहे हो ना, तो जून 24 एंड ऑनवर्ड्स मतलब क्या होता है, आगे वाले जितने भी अटेम्प्ट आएंगे सबके लिए रेलेवेंट है वो। ठीक है, ओके मैम हमें आदत हो गई है 1.5 घंटा की क्लास, चलो अपने एक काम करते हैं, अपने क्लास है ना 1 घंटे 45 मिनट्स की कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक अभी तक प्रोवाइड नहीं हुआ है, अभी लगेगा टाइम। क्वेश्चन बैंक आपको टीम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो क्वेश्चन बैंक भेजने में थोड़ा समय लगेगा, तो अराउंड 4 to 5 डेज में जब हम ऐप के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो आपको समरी बुक का जो एक्सेस है वो भी ऐप पे मिल जाएगा, और आपको क्वेश्चन बैंक भी ऐप पे मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा दिन लगेगा। देखो टीम पूरी कोशिश तो कर रही है, पर थोड़े 4-5 दिन लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो सबको भेजना करने में थोड़ा समय लगता है। अभी तो आपको टीम लॉग इन आईडी पासवर्ड वगैरह भेज रही है, तो थोड़ा समय लगेगा, 4 to 5 डेज का थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, चलो ओके, ठीक है ओके। नहीं
नहीं, देखो अगर जैसे देखो ऐसा भी आप कर सकते हो, क्योंकि देखो आपके एग्जाम जनवरी में है ना, तो अगर किसी बच्चे का ग्रुप 1 का बैकलॉग रह भी गया तो एक काम करो, ग्रुप 2 को पूरा अच्छे से लाइव कर लो। क्योंकि फिर अगर आप ऐसे सोचोगे कि पहले मैं ग्रुप 1 कर लेता हूं कंप्लीट, तो फिर तुम्हारा ग्रुप 2 का भी बैकलॉग रह जाएगा, ग्रुप 2 भी तुम लाइव नहीं ले पाओगे। तो एक काम करो, ग्रुप 2 को पूरा पहले लाइव ले लो, बीच बीच में संडेज को जब भी समय मिलेगा तो ग्रुप 1 का बैकलॉग देख लो, या जब ग्रुप 2 पूरा कंप्लीट हो जाए तो ग्रुप 1 का बैकलॉग कर लेना, ठीक है। ओके मैम, एमसीक्यू बुक्स में ट्रू फॉल्स क्यों लिखा है? आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए। जो ट्रू फॉल्स भी है ना बेटा, ट्रू फॉल्स भी आपको पढ़ने चाहिए, उससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा एमसीक्यूज के लिए भी। तो ट्रू फॉल्स अपनी बुक में इसलिए भी दिए हुए हैं क्योंकि आपकी स्टडी मटेरियल में भी ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, तो आपके बहुत सारे अटेम्प्ट में ट्रू फॉल्स भी डले हुए हैं, उन ट्रू फॉल्स को भी आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ट्रू फॉल्स आएगा नहीं, लेकिन इन ट्रू फॉल्स के बेसिस पे आपके कॉन्सेप्ट्स एमसीक्यूज को लेकर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, तो इसलिए वो भी दिए हुए हैं, ठीक है। ओके मैम, संडे को क्लास रहेगी क्या? संडे को कभी कभी क्लास रहेगी, ऐसा पक्का नहीं बोलूंगी मैं। वैसे तो देखो, मैंने लॉ में तुम्हारी संडे को बहुत कम क्लासेस ली थी, ऐसा तुम्हारा कोई हर संडे मैंने नहीं ले लिया था, संडे को मैं तुमको ऑफ भी देती थी। तो देखो, समय के हिसाब से हम संडे को ऑफ तो देंगे ही, पर कभी कभी बुला भी सकती हूँ। ऐसा ये सब मत बोल देना मैडम यार, क्या संडे को बुलाती हूँ? कभी कभी किसी संडे को बुला सकती हूँ रे, ऐसा मत करो। ओकेजनली, यस, वेरी गुड। अच्छा, मेरे से हो सकता है बहुत सारे बच्चे लॉ नहीं पढ़े होंगे। हाँ, चलो। आर्यन बेटा, आप क्लास में अभी आए हो क्या? आर्यन, आप अभी क्लास ज्वाइन की हो क्या बेटा? एक ही चीज को क्यों बार बार बेटा है रिपीट? लॉ की हार्ड कॉपी, समरी नोट्स की हार्ड कॉपी बेटा 15 बार बोल चुकी हूँ। समरी नोट्स आपको ऐप के ऊपर एक्सेस करने मिलेंगे और आप सारे नोट्स मेरे साथ क्लास में बनाओगे। बेटा क्या कर रहा है यार, है पिटाई खाने वाले काम हो रहे हैं इसके। कौन है ये? एक मिनट रुको, कौन था, कहां गया, नाम भूल गई मैं। आर्यन क्या कर रहा है बेटा? ये तेरा रील चला रहा होगा ना तू इंस्टाग्राम की, देख तेरे को अब समरी बुक दिखाती हूँ। चलो इधर आ जाओ बेटा, इधर आओ। हाँ, ये देख, ये तेरा समरी बुक है, प्यार से इस बुक को देख। अब इस बुक में जो भी आपने अभी पढ़ा, आपने अभी तो हालांकि सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पढ़े, लेकिन तुम इधर देखना अभी, व्हाट इज ऑडिट। देखो यहाँ पे इतने बढ़िया से आपको बताया गया है ऑडिट क्या है। ये समरी बुक है आपकी, ये वाली जो बुक है ना, ये समरी बुक है। ये देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी को मिसलीड तो नहीं करते, ये सारी बातें आपकी समरी बुक में। ये जैसे ऑडिट का अभी तो मीनिंग बताया है, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं करता, ये बात बताई गई है। अब आगे आएगा ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, सब ऐसे चार्ट में डला हुआ है, बहुत ही बढ़िया डला हुआ है, ठीक है। चलो, सबको समझा बेटा? चलो, तो आज की क्लास होती है यहीं पे खत्म। चलो ओके बेटा, मिलते हैं अपने कल की क्लास में, ठीक है। ओके, चलिए जी, ओके भाई, बाय बाय बच्चों, सी यू, हैव अ गुड डे। अच्छा, आपने एक प्रॉमिस करके जाना मेरे को। मैडम क्या? मैं जो क्लास में लिखूंगी आज, क्योंकि पहला दिन है, तो शपथ लेनी पड़ेगी तुमको मेरे साथ कि जो मैं क्लास में लिखूंगी, अभी हैंडराइटिंग गंदी आ रही है, उसका कुछ कर नहीं सकती मैं, पर जो मैं लिखूंगी वो तुम लिखोगे, प्रॉमिस कर दो। मैडम, आप जो भी हमें क्लास में लिखवाओगी हम उसे लिखेंगे, और मैडम हम प्रॉमिस करते हैं कि हम अलग से एक नोटबुक मेंटेन करेंगे जिसमें नोट्स बनाएंगे। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है वैसे तुम्हारे पास, पर तुमको बनाना ही बनाना है, ठीक है। और अलग से नोटबुक, ऐसा कोई रफ बुक में लिखना मत चालू करो, इसी में हम कॉस्टिंग भी लिख देते हैं, इसी में ऑडिट भी लिख देते हैं, नहीं, एक सेपरेट बुक में लिखना है, ठीक है। ओके मैडम, चलो ओके, वेरी गुड बेटा, चल बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू, बाय, गुड डे एवरीवन, गुड डे। अच्छा, आज का थॉट ऑफ द डे तुम्हारे साथ शेयर नहीं किया मैंने, वैसे मेरा आदत है कि हर क्लास में तुम्हारे साथ थॉट ऑफ द डे भी शेयर करती हूँ। तो आज का थॉट क्या है, चलो तुम लोगों को मैं पढ़ के बताती हूँ। कल का एक, कहाँ गया, मेरी मदर का कल मेरे को एक मैसेज आया था, मम्मी का। मम्मी ने मेरे को क्या बोला था, मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था, तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ। देखो, आज का थॉट ऑफ द डे जो मुझे शुरुआत में देना चाहिए था पर मिस हो गया, थॉट ऑफ द डे तुम्हारे लिए ये है कि जो था वो बहुत ही अच्छा था, जो है वो बहुत ही बेहतर है,
और जो मिलेगा वो बेहतरीन होगा। ये आपका थॉट ऑफ द डे है, टिप ऑफ द डे है। तो लाइफ में छोटी छोटी चीजों की क्या करनी है, वैल्यू करनी है। ठीक है, ओके, चलिए, ओके बेटा, बाय बाय, सी यू।